तो सिलेबस था लेक्चर 1 में, लेक्चर 2 में बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर फिजिक्स है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं एनर्जी लेवल को। तो एनर्जी लेवल क्या होता है कि एक आइसोलेटेड एटम जो होता है उसमें एनर्जी लेवल होता है। यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन स्पेसिफिक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल दैट आर लेवल्ड एज 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इंक्रीजिंग द एनर्जी एन इंक्रीजेज, जैसे जैसे एन बढ़ता है वैसे वैसे एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ते रहता है जो उसके अंदर है। इलेक्ट्रॉन विद द लोएस्ट एनर्जी विद द फर्स्ट एनर्जी लेवल, जो सबसे पहला एनर्जी लेवल है जिसका नाम कि n=1 होता है, उसमें सबसे लोएस्ट एनर्जी होती है जो कि क्लोजेस्ट होता है न्यूक्लियस के। अब देखिए एटम में 3 कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है जो पाया जाता है ऑर्बिट में, सेल में, या फिर इसी को बोलते हैं एनर्जी लेवल या फिर एनर्जी स्टेट्स। जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल रहता है। ये दोनों आपका न्यूक्लियस में पाया जाता है। in an atom number of electron is equal to number of proton, so electrons are electrically neutral। जो आउटर वाला सेल है ये आपका एक आउटर सेल, इसमें हाईएस्ट एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो अंदर रहते हैं। इसमें P+ जो है ये साइन प्रोटॉन का है और जो N है ये न्यूट्रॉन है। बेसिकली इसको ये न्यूट्रल होता है, इसीलिए इसमें चार्ज नहीं होता है, इसीलिए। तो ये हो गया। अब जो ये ओवरऑल है ये दोनों कॉम्बिनेशन न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। एंड जो ये जो लाइन देख रहे हैं ये है सेल या ऑर्बिट, इसी को बोलते हैं, या फिर एनर्जी लेवल इसी को बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो ऐसा हुआ। अब देखिए, अब इसकी एनर्जी और इसके डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को अगर हम लोग प्लॉट करें कि अगर एक यहाँ एनर्जी लेवल की बात हुई ना, तो एक एटम के अंदर में कैसे डिस्टेंस के अंदर, मतलब कितनी दूर में एटम के अंदर फैला हुआ है और क्या क्या है। देखिए सबसे जो ऊपर वाले लेवल है एनर्जी की, सबसे हाइट जो है वो है -0.5 -0.15, ऐसे करके एनर्जी लेवल बढ़ते जा रहा है ऊपर की तरफ। -13.6 से शुरू हुआ था। ये हाइड्रोजन एटम के लिए वैलिड है इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कि इलेक्ट्रॉन में कितनी एनर्जी है। ये हाइड्रोजन के लिए बोर्स एटॉमिक मॉडल से हम लोग ये निकाले हैं वैल्यू। तो ये जो फर्स्ट एनर्जी स्टेट है इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, इसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड। और जो ऊपर वाले हैं सब एक्साइटेड स्टेट हैं, ग्राउंड स्टेट नहीं है, एक्साइटेड स्टेट हैं। इसमें सारे में एनर्जी एक्स्ट्रा लगी हुई है, तो इसलिए इसको एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। और ये जो है आपके कंडक्शन बैंड में आते हैं। तो ये फोर्थ एनर्जी, थर्ड एनर्जी और सेकंड एनर्जी लेवल को ऐसा बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो बोर्स फार्मूला फॉर हाइड्रोजन एटम जो निकालने के लिए उन्होंने दिया था बोर्स ने, तो ये था E=-13.6 डिवाइड बाय n²। तो इसके हिसाब से n=1 और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में n=1 के लिए -13.6 होता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। तो -13.6, n=2 के लिए -3.4, क्योंकि n² से डिवाइड होने पे 4 हो जाता है, डिवाइड बाय 4, 3 होने पे 3 में, यानी कि डिवाइड बाय 9 करेंगे तो 1.511 और 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो ये डिवाइडेड बाय 16, 13.6 डिवाइड बाय 16 हो गया, तो -8.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए सबसे पहला में था -13.6, ये बढ़ते बढ़ते -8.5, -0.85। ये क्यों हुआ? देखिए माइनस साइन में जब आप नंबर कम होता है तो वो बढ़ना होता है। जैसे यहाँ पे -13.6 से कम छोटा वैल्यू है, लेकिन ये जो -0.85 है ये बड़ा वैल्यू है। तो इस तरह से जैसे जैसे n बढ़ा, n1 n2 n3 n4 4 की तरफ आते थे, एनर्जी इसका बहुत बढ़ गया। अब देखिए इन एन आइसोलेटेड एटम वी हैव एनर्जी लेवल बट ग्रुप ऑफ एटम, या जो सॉलिड होता है ग्रुप ऑफ एटम का, उसमें एनर्जी बैंड होता है। तो ये डिफरेंस है एनर्जी लेवल और एनर्जी बैंड में। तो एनर्जी इंक्रीजेज विद द हायर एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी इंक्रीज करता है हायर एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन में। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन के लेवल को जंप करते जाएंगे, मतलब जो ऑर्बिट होता है, जो ऐसा जो ऑर्बिट होता है उसको जैसे जैसे जंप करेंगे वैसे वैसे एनर्जी उसकी बढ़ती जाएगी। देखिए बोर्स एटॉमिक मॉडल जो था वो कहता था, बोर्स मॉडल से दैट द इलेक्ट्रॉन रोटेट्स इन अ ऑर्बिट बट डज नॉट रेडिएट, उसमें रेडिएशन नहीं होता है, हैंस नो लॉस ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज नहीं करता, इसलिए स्टेबल मॉडल था। अनलाइक रदरफोर्ड बोला था कि एनर्जी जो है रेडिएट करते रहता है इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के साथ साथ, इसलिए इसको रदरफोर्ड को अनस्टेबल मॉडल माना गया था। जबकि बोर मॉडल जो है स्टेबल मॉडल है, जो कहता है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ रोटेट करता है जहाँ पे उसकी एनर्जी फिक्स है कि उस ऑर्बिट में कितनी एनर्जी चाहिए, उसी ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन रह सकता है। और वो जब घूमता है तो उसके साथ एनर्जी रेडिएट नहीं होता है। जब आप उसको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तब भले वो ऊपर नीचे होता है। एनर्जी जब प्रोवाइड करते हैं तो ऊपर लेवल में चला जाता है, और जब एनर्जी लूज़ करता है तो फिर वो नीचे लेवल में चला आता है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था बोर का। अब देखिए फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, जो हर एक इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट करता है। कौन? तो 2 फोर्स ऐसे तो एक्सर्ट होता है, लेकिन यहाँ जिस फोर्स की बात हो रही है वो हो रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये प्लस जो बीच में है ना, प्रोटॉन यहाँ पे जो था वो एक्सर्ट करा है, यानी सेंटर यानी न्यूक्लियस जो है एक्सर्ट करा फोर्स। तो उसके लिए K Q1 Q2 डिवाइड बाय R², ये फोर्स एक्सर्ट हो रहा है।
आर जो है जैसे 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 बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी। जो मतलब सबसे लोएस्ट वाला है, इस पर सबसे ज़्यादा फोर्स लग रही है न्यूक्लियस की तरफ से, जबकि जो सबसे जो दूरी पे है ये इस पर सबसे कम फोर्स लग रही है, लेकिन इसमें एनर्जी सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये सबसे पहले निकलता है। जब भी इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे आप यहाँ पे इस तरह के, यहाँ की इस वाले इलेक्ट्रॉन को जैसे आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ये निकल जाएगा, क्योंकि इस पर एक तो बाइंडिंग फोर्स इसका न्यूक्लियस का बहुत कम होता है, ऊपर से आप एनर्जी दिए तो ये काइनेटिक एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर लेगा और वो निकल जाएगा यहाँ से। तो विथ इंक्रीजिंग आर एनर्जी इंक्रीजेज बट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस डिक्रीजेज, इसलिए लूजली बॉन्डेड कहा जाता है। देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसको आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो कितनी एनर्जी होगी, तो -0.85 हम लोग निकाले थे वो बोर्स वाले से, तो और यहाँ पे देखिए -3.4, तो माइनस करेंगे तो डेल वैल्यू जो है ये आपको देंगे, तो यहाँ से ये कूद के यहाँ चला आएगा। उसी तरह से यहाँ अगर कोई है थर्ड एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल पे, उससे अगर एनर्जी रेडिएट कर जाता है, बाहर निकल जाता है एनर्जी, तो वो फिर चला आएगा फर्स्ट एनर्जी लेवल पे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस एनर्जी लेवल पे, जो कि इवन है यहाँ पे आ जाएगा। तो रेडिएशन एनर्जी क्या होगा, तो बड़ा लेवल माइनस छोटा लेवल, तो फाइनल डेस्टिनेशन माइनस इनिशियल वैल्यू जो है वो, तो उसको ऐसे ही देख सकते हैं कि जहाँ पे गया उसमें माइनस पहला में, तो अगर माइनस में आया इसका मतलब एनर्जी रेडिएट कर दिया, और अगर प्लस में आया तो एनर्जी गेन कर लिया, ऐसे इसका मतलब होता है। तो नॉट अलाउड एनर्जी लेवल ये क्या होता है कि दे आर मेनी ऑर्बिट बिटवीन 1 2 3 4, देखिए जो 1 2 3 4 दिख रहा है ना, एनर्जी 1 2 3 4, इसके बीच में बहुत सारे एनर्जी लेवल होते हैं, एनर्जी स्टेट या एनर्जी लेवल होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है उसमें इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकते, क्योंकि वो नॉट अलाउड एनर्जी और नॉट अलाउड ऑर्बिट है। देयर आर मेनी ऑर्बिट्स बिटवीन 1 2 3 4 बट नो इलेक्ट्रॉन लाई, हेंस इट इज़ कॉल्ड नॉट अलाउड ऑर्बिट्स, ऐसा होता है। तो चलिए अब सिलिकॉन की बात करते हैं। सिलिकॉन जो है एक 14th एटम के साथ एक एटम है, इलेक्ट्रॉन के साथ एक एटम है, इसका एटॉमिक नंबर 14 है। इसका जो लास्ट कन्फिग्रेशन है ये देखने लायक है, 3s2 3p2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहने का जगह होता है, 2 इसमें है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रहने का जगह होता है, जबकि इसमें 2 ही है, तो यानी कि बचा हुआ 4 स्पेस है। चलिए तो यहाँ देखते हैं 1s2 ऐसे जो लिखते हैं इसका मतलब होता है एनर्जी स्टेट, एनर्जी लेवल, या फिर इसी को एनर्जी स्टेट भी बोलते हैं, और ये हो गया सब लेवल या सब सेल ऐसा बोलते हैं इसको, और जो ये 2 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें कितना है। तो इस तरह से एक जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम होता है। सिलिकॉन नहीं है ये, मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। पहला, अगर एनर्जी स्टेट एनर्जी लेवल 1 है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए रहेंगे क्योंकि उसमें s रहता है, s ऑर्बिट रहता है, और s ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। फिर नीचे सेकंड लेवल में जाएंगे तो वहाँ पे 2 रहते हैं ऑर्बिट, तो और ऑर्बिट नहीं ऑर्बिटल बोलेंगे, ऑर्बिटल उसमें नहीं, एक मिनट, ऑर्बिटल तो इसको बोलते हैं, ऑर्बिट इसको बोलते हैं ना, हाँ। तो इसके अंदर 2 ऑर्बिट हैं, अब जो बोलेंगे सब लेवल बोल देते हैं, चलिए सब लेवल बोल देते हैं। तो एस और पी 2 सब लेवल हैं, तो सब सेल भी बोलते हैं इसको, हाँ सब सेल 2 हैं, एस और पी, और एस के अंदर 2 रह सकते हैं, पी के अंदर 6 रह सकते हैं। तो क्योंकि ये 3 ऑर्बिटल होता है इसके अंदर, देखिए पी है, पी के अंदर 1 2 3 तीनों है, तो इसलिए इसमें 6 रह सकते हैं, और यहाँ पे एक ही होगा। एस में देखिए एक ही है, पी में भी एक ही, यहाँ पे एस में यहाँ भी एस में एक ही, यहाँ भी एस में एक ही है, पी में 3 होते हैं। इस तरह डी में जो है 5 हो जाते हैं, एफ में 7 हो जाते हैं, यही चीज़ लिखा हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो फार्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, तो ये 2n² है, यानी कि 1 है तो 1 × 2 2, इसके बाद 4 × 2 8, इसके बाद 3 3 9 2 18, देखिए 18, और ये 4 चौक 16 2 32 इलेक्ट्रॉन। तो SPDF ऐसे करके हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसका इसका काउंटिंग है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि ऑर्बिटल्स इज फाइंड ऑर्बिटल इज फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली इस ऑर्बिटल में रहता है, ये जो है। तो एस 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 सब में देखिए एक एक है, पी 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 तीनों का पी देखेंगे तो देखिए इसमें 3 3 इलेक्ट्रॉन है। फिर डी में देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 ऑर्बिटल है, इसमें भी 5 ऑर्बिटल है, ठीक है। फिर एफ वाला इसी में खाली, तो इसमें 7 गो ऑर्बिटल है। तो इसमें एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट इन एन ऑर्बिटल। मैक्सिमम इसलिए लिखा है क्योंकि किसी किसी में एक भी नहीं रह सकता, किसी में एक रह सकता है, किसी में मैक्सिमम 2 रह सकता है, 2 से ज़्यादा किसी में नहीं रहेगा। तो एस में जो है 2 ऑर्बिटल, एस में 1 ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल होता है, डी में 5, एफ में 7, और उसमें एक 2 इलेक्ट्रॉन करके अगर रहता है तो मैक्सिमम एफ में 14, डी में 10, एफ पी में 6 इलेक्ट्रॉन, और एस में 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह करके ये पूरा। सिलिकॉन को देखें तो उसके लास्ट 2s2 3s2
3p2। तो ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसके पहले तो सब कॉमन होता है, यहाँ पे 3s2 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा और इसमें देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्योंकि ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करने का रूल रहता है कि सबसे पहले एक एक सबको देंगे और फिर जो बचेगा फिर उसमें डबल डबल किया जाता है। तो इस तरह से एक ही यहाँ पूरा नहीं हुआ, तो इसलिए एक एक करके दोनों में छोड़ दिया। और पीछे वाला डी वाला जो था sp_d, तो डी वाला पूरा खाली है यहाँ पे। इस तरह करके 14 इलेक्ट्रॉन इसमें फुलफिल हो गए। तो ये प्रोफाइल है, सब एटॉमिक प्रोफाइल है इसका। चलिए, तो अरेंजमेंट ऑफ एटम इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, रिपीटेशन ऑफ विच मेक्स ए क्रिस्टल इज कॉल्ड एटम। तो एटम जब साथ में आते हैं तो उसके बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, क्योंकि वो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का रिड्यूस हो जाता है। जब इंटर एटॉमिक रिड्यूस होता है डिस्टेंस, तो वो एक स्ट्रक्चर बनाता है। उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे देखिए ये है, ये स्ट्रक्चर इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाता है, इसको हम लोग बोलते हैं, चलिए इसको आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह के स्ट्रक्चर से ये बनता है, इसको बोलते हैं शायद टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है उसके कॉम्बिनेशन से क्रिस्टल बनता है और क्रिस्टल से फिर एटम बनता है, तो उसको यूनिट सेल बोलते हैं। तो इसके यहाँ पे जो देख रहे हैं ये सब आपस में, ये सब बॉन्ड, इसको बोलते हैं बॉन्ड डायग्राम। तो ये क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड से बना होता है। सिलिकॉन एटम है, ये क्रिस्टल जो है चाहे तो सिलिकॉन या जर्मेनियम, इस तरह का ही दोनों का स्ट्रक्चर होता है। देखिए, तो ये आउटर मोस्ट सेल हो गया इसका, जो हम लोग जो देखे थे वो 4 इलेक्ट्रॉन जो बाहर में थे वो आउटर मोस्ट सेल में थे, तो ये इसी सेल में घूमेंगे और शेयरिंग ऑफ यहाँ से 2-2 इलेक्ट्रॉन इसमें शेयर हो जाते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो है इसमें 8 पूरा हो जाता है हर एक में, चारों तरफ से होगा ना, जैसे इधर से एक हुआ, इधर से एक होगा, इधर से एक, इधर से एक, चारों तरफ से। तो ये एक कोवेलेंट बॉन्ड से इसको पूरा का पूरा 8 एटम मिल जाता है और ये स्टेबल स्ट्रक्चर बना लेता है कोवेलेंट बॉन्ड के साथ। तो यहाँ पे देखिए 2s2 2p से 3p2, 3s2 और 3p2। तो यहाँ पे देखिए आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन आए, 2 इसके 2 इसके, और देखिए 3s2 3p2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके। कम्प्लीटली फिल्ड हो गई है क्योंकि इसमें 2 ही होता ही है इसमें, लेकिन कम्प्लीटली फिल्ड नहीं हुई क्योंकि इसमें 6 का स्पेस था, इसमें 2 फिल हुए, 4 वैकेंट रह गए। 4 इलेक्ट्रॉन प्लेसेस वैकेंट या फिर एनर्जी स्टेट्स 4 जो है वैकेंट हैं, ये कम्प्लीटली फिल्ड है। तो टोटल कितने हो गए, यहाँ पे देखते हैं। टोटल एनर्जी स्टेट्स जो थे इसमें पी में ये थे 6, पी में 3 होते हैं, 3 गुना 2 6 इलेक्ट्रॉन का स्पेस था, इसमें फील्ड 2 वैकेंट 4 है। यहाँ पे देखिए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एस इलेक्ट्रॉन है, तो एस का यहाँ पे देखिए ये जो देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन हुआ, ये एक इलेक्ट्रॉन, तो इस एस आई का 1 2 3 और ये 4, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स का हो गया। बाकी जो पीछे वाला जो एस है, एस आई है, एस आई इसका देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन इसको कंट्रीब्यूट कर रहा है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे फिर यहाँ पे इस तरह करके 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 खुद का और 4 बाहर से ले लिया, तो इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इस एस आई का पूरा हो गया। उसी तरह से इस वाले का भी पूरा होगा, इस वाले का पूरा होगा, इसका भी, सबका आपस में फिर देखिए, जैसे यहाँ पे ना, यहाँ पे फिर एक एस आई लग जाएगा। इस तरह करके पूरा अपना 8 एटम पूरा हो जाता है। तो ये देख लिखा यहाँ पे लिखा मैंने, एस आई हैड 4 इलेक्ट्रॉन, इसका 4 खुद का, और गॉट 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम शेयरिंग, टोटल इसका 8 एटम हो गया। अब देखिए, अगर डिस्टेंस इस दो एटम के बीच में 8 मतलब 7 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं इसको, 7 एंगस्ट्रॉम से कम रहेगा तभी जाके ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता है इस तरह का। अगर 7 से ज़्यादा रहेगा तो उस समय ये इसका स्टेट जो है वो सॉलिड स्ट्रक्चर की तरह नहीं रह पाएगा, उससे अलग रहेगा। तो कुछ और मतलब स्ट्रक्चर रहता है, जैसे लिक्विड या गैसियस हो सकता है, सॉलिड हाँ लिक्विड रहेगा, उसके पहले लिक्विड रहेगा, उसके भी और एटॉमिक स्पेस दूर पे रहेंगे तो वो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, तो वो गैसियस स्टेट में रहेगा। तो इस तरह से इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो टू फॉर्म लैटिस या सॉलिड स्ट्रक्चर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस नीड टू बी रिड्यूस्ड। तो ये जो डिस्टेंस है इसके बीच में ये रिड्यूस होना मांगता। तो यहाँ पे लार्ज इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है और यहाँ पे स्मॉल इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, इसके वजह से यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बना और 2 एटम शेयर हुए यहाँ पे एस आई के। तो इन केस ऑफ एस आई इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इज 7 एंगस्ट्रॉम, दैट इज इक्वल टू 7 × 10⁻⁹ मीटर। तो ये इसका मेजरमेंट है। शेयरिंग ऑफ आउटर साइड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम एनर्जी स्टेट इन एन इंटरेक्टिव सिस्टम। अगर 2 एटम आपस में 7 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस से कम के डिस्टेंस पे, यानी कि एक दूसरे में घुसे पड़े हैं, तो उसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और कहता है कि जब वो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो ऐसा नहीं हो सकता कि 2 एटम आपस में एक ही एनर्जी स्टेट पे रह ले, नहीं, लिखता है 2 इलेक्ट्रॉन
कैन नॉट हैव द सेम एनर्जी स्टेट, या फिर इसी को बोलते हैं क्वांटम एनर्जी या क्वांटम लेवल कह सकते हैं। दोनों का एक एड्रेस नहीं होगा, इसका ये कहने का मतलब होता है कि राम होगा तो ऐसा नहीं हो सकता कि राम इंडिया में होगा तो बहुत सारे राम होंगे, तो उसी में से किसी एक विलेज में चले जाएंगे तो उसमें भी 2-4 राम होगा, लेकिन एक घर में 2-4 राम नहीं होंगे। अगर हो भी गया एक बेटे का नाम दूसरे का भी नाम राम हो सकता है, लेकिन दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम नहीं होगा। डेट ऑफ बर्थ सेम नहीं होगा तो किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ भी मान लीजिए सेम है, दोनों का नाम भी सेम है, तब भी दोनों का ब्लड ग्रुप मैच नहीं करेगा। मतलब बहुत सारे क्राइटेरिया जिस पर कहीं ना कहीं वो डिफ्रेंशिएटेड है, तो वही चीज़ को पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल बताता है। अब देखिए जैसे यहाँ पे आ रहा था इस जगह तक एनर्जी स्टेट में सब सेम था क्योंकि ये 10 एंगस्ट्रॉम पर, जैसे 7 एंगस्ट्रॉम पे आया देखिए ये बाइफर्केट हो गया एनर्जी स्टेट्स आपस में। क्यों हो गया? क्योंकि अब इसमें इलेक्ट्रॉन अलग अलग रहेंगे। अब इसको इंडिविजुअल एनर्जी स्टेट है यहाँ पे बना हुआ, तो नंबर ऑफ n इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन सॉलिड, उसके आधार पे 2n स्टेट्स बन जाएगा। 2n स्टेट्स इसका, 2n स्टेट्स इसका, ठीक है। तो n मतलब स्टेट्स, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ एटम्स जो कि सॉलिड बना रहा है, तो उसके आधार पे ये 2s2 भी बटेगा और 3s2 भी बटेगा, ठीक है। 3p2 मतलब 3s2 और 3p2, तो 3p2 नहीं बेसिकली 3p बटेगा इसमें, ठीक है। 3p और 3s ये 2 बटा, तो ऐसा बना स्ट्रक्चर। अब देखिए इसमें इसमें 4 फील्ड हैं, 4 एम्प्टी हैं, ठीक है। इस वाले में नहीं, 4 एम्प्टी हैं, 2 फील्ड हैं, और इसमें दो स्टेट थे, 2 स्टेट फील्ड हैं, मतलब इसमें कम एक भी एम्प्टी नहीं है, तो ये वाला। तो एक्चुअली होता क्या है, एटम को पसंद है कि वो लोअर एनर्जी स्टेट में रहे। अगर दोनों का एनर्जी लेवल सेम है, अगर उसको मिले पॉसिबल हो, तो वो लोअर एनर्जी स्टेट में स्टोर होना चाहता है, ना कि अपर में। जबकि देखिए ये जो था इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसको ऊपर आना चाहिए था, नहीं, लेकिन वो लोग नीचे आ जाता है, इसी के साथ रहता है। अगर इसमें अवेलेबल है स्पेस, तो इसके साथ अवेलेबल कितना स्पेस है, तो 2ne स्टेट है। 2ne में यहाँ पर देखते हैं 2ne में नीचे 4 स्टेट बन जाते हैं, और ये 4 स्टेट में इसके सारे 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले के, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ बच गए, और ऊपर में 4 एनर्जी स्टेट खाली हो गए। अब ये जो बीच का गैप बचा, ये इसी को बोलते हैं एनर्जी गैप। ऊपर जो हो गया इसी मतलब लोअर लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, ईवी जो है अपर लेवल ऑफ बैलेंस बैंड, ऐसे करके इसको डिफाइन करते हैं। और जो 3p2 है, इसमें 6 एनर्जी स्टेट थे, इसमें 2 फील्ड थे, और यहाँ पे 3s2 में 2 एनर्जी स्टेट टोटल थे, इसमें 2 फील्ड हैं, इसको ये बता रहा है। और 2p6 सब में नीचे वाले जो 2p हैं, या 2s2 है, 2s2 है, 1s2 है, बेसिकली इन सब में डिवीज़न नहीं हो पाता है। ये सिर्फ आउटर लेवल का ही क्रैशिंग होता है, 2 आउटर लेवल के ही कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, इसलिए आपस में ही ये लोग का एनर्जी स्टेट इतना करीब आ जाता है कि इन लोगों को रूम में डिसाइड करना पड़ता है किस रूम में हम रहें। इलेक्ट्रॉन वांट्स टू लिव इन लोअर एनर्जी स्टेट, ये जो मैंने पहले बताया था। तो इस तरह से टोटल स्टेट 8 हुए, उसमें से 4 स्टेट फील्ड हैं और 4 खाली हैं। Eg क्या हुआ, तो EC माइनस EV, तो एनर्जी गैप Eg को बोलते हैं एनर्जी गैप, और लोअर एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड एंड अपर एनर्जी लेवल ऑफ बैलेंस बैंड, दोनों का डिफरेंस होता है Eg। तो Eg हैज़ नो अलाउड एनर्जी स्टेट और एनर्जी लेवल। तो Eg के बीच में कोई एनर्जी स्टेट या एनर्जी लेवल ये नॉट अलाउड होता है, तो नॉट अलाउड इसलिए नो इलेक्ट्रॉन इज फाउंड इन हियर। मैंने पहले बताया था ना कि 1 और 2 स्टेट के बीच में बहुत सारा एनर्जी स्टेट होता है, लेकिन वो नॉट अलाउड एनर्जी स्टेट होने की वजह से उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, बैलेंस बैंड इज फुल्ली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन एट 7 एंगस्ट्रॉम। 7 एंगस्ट्रॉम पे क्या होता है कि कंडक्शन बैंड जो है खाली हो जाता है, ये वाला पोर्शन है, ये इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, ये खाली रहता है, और बैलेंस बैंड पूरा का पूरा भरा रहता है, और इसके बीच में एक एनर्जी गैप का सेपरेशन रहता है। एट 7 एंगस्ट्रॉम की बात किया जा रहा है, ठीक है। और टेम्परेचर मेंशन नहीं किया, लेकिन टेम्परेचर भी 0 डिग्री होगा तभी ऐसा है, ठीक है, वो लेटर स्टेट में पढ़ते हैं। तो एनर्जी बैंड क्या होता है यहाँ पे, क्लोजली स्पेस्ड डिस्क्रीट एनर्जी लेवल आर कॉल्ड एनर्जी बैंड। तो अभी हम लोग जो ये देखें, ये बेसिकली एनर्जी बैंड है, जो इंडिविजुअल है ये इसको बोलते हैं एनर्जी लेवल। जब बहुत सारा देखिए क्या लिखा है, क्लोजली स्पेस्ड नज़दीक में आए हुए, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, अलग अलग एनर्जी लेवल जब क्लोज आ जाते हैं, बहुत नज़दीक आ जाते हैं, तो उन सबको एक साथ मिलकर कहते हैं एनर्जी बैंड। तो बैंड कौन सा हो गया, कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड, वो दोनों मिलके कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड। देखिए यहाँ पे बैलेंस बैंड जैसे इसमें बहुत सारे एनर्जी लेवल मिलके बना है बैलेंस बैंड, उसी तरह कंडक्शन बैंड में बहुत सारा एनर्जी मिलके बना हुआ है, एनर्जी लेवल मिलके, क्योंकि बहुत सारा एटम आया पास में तब जाके कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड बना है। तो इस दोनों के बीच में जो गैप है ये है, ठीक है। यहाँ देखते हैं इन एन इंटरैक्टिव सिस्टम जो कि सॉलिड है, एनर्जी लेवल विल बिकम एनर्जी बैंड। जो एनर्जी लेवल होता है बहुत सारे एटम का मिलके वही एनर्जी बैंड बन जाता है, सेम चीज़। तो सॉलिड रहता है, सॉलिड का एनर्जी बैंड बनता है, सॉलिड से एनर्जी बैंड बनता है,
देखिए पहले एक एटम रहता है, एक एटम से दो एटम पास आते हैं, बहुत में पास आते हैं, तो उसके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है और उसका जो एनर्जी लेवल था अब वो सब मिलके एनर्जी बैंड बना लेता है। तो ये एनर्जी बैंड बना और ये जब नज़दीक आया तो उससे का ये सॉलिड बन जाता है। तो ये सॉलिड जब बन गया, एनर्जी बैंड बना, तो ये कंडक्शन बैंड में डिवाइड हुआ और ये बैलेंस बैंड में डिवाइड हुआ। कंडक्शन बैंड एट 0 डिग्री टेम्परेचर पे एम्प्टी रहता है और बैलेंस बैंड जो है कम्प्लीटली फिल्ड रहता है। तो इसमें ऐसा क्या है कि सब में ऐसा होता है? नहीं, सब में ऐसा नहीं होता है। इंसुलेटर के केस में देखिए तो ये नीचे वाला फील्ड रहता है लेकिन ऊपर वाला खाली रहता है, लेकिन इसके बीच का जो गैप है ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप रहता है। तो अगर आपको यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजना है तो आपको 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी होगी। तो एग्जाम्पल क्या है? वुड या प्लास्टिक है, तो ऐसा हो गया। अब देखिए सेमीकंडक्टर जो हम लोग का फेवरेट है, क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस जो है, डिफरेंस जो है मात्र 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, तो ये ईजिली हम लोग दे सकते हैं इसको सो दैट कि बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन पास होकर कंडक्शन बैंड में जाए और फ्री इलेक्ट्रॉन बने और ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगे। तो ये हुआ। अब सिलिकॉन और जर्मेनियम इसके फेवरेट एग्जांपल है। और कंडक्टर जो है, कंडक्टर का क्या प्रॉपर्टी है कि मेटल जैसे होता है, मेटल या बहुत सारा और भी धातु है जो सेमीकंडक्टर की तरह कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। देखिए इसमें क्या होता है कि ईसी और ईवी जो है एक दूसरे में ओवरलैप रहता है। मतलब ईसी इसका होता है कंडक्शन बैंड का, तो वो नीचे घुसा हुआ है और ईवी ऊपर घुसा हुआ है, यानी कि इसमें हमेशा फ्रीली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहते हैं कंडक्शन के लिए। इसीलिए आप इसको 0 डिग्री टेम्परेचर पे भी इसमें आपको कंडक्शन पॉसिबल है। वायर कितना भी ठंडा रहे उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन पार कर जाता है। तो ऐसा होता है इसका मतलब उसमें फ्रीली इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहते हैं जो कि आपका कंडक्शन कर दें। तो ओवरलैप्ड बैंड्स बोलते हैं इसको, ये बैंड जो आपस में ओवरलैप्ड है। तो इसमें एनर्जी गैप का रिक्वायरमेंट 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब नहीं भी देंगे, कुछ भी नहीं रहेगा तब भी। तो ये हो गया। अब देखिए कंडक्टिविटी देखते हैं। कंडक्टिविटी होता है कि एन क्यू म्यू एन। एन जो है यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल इन कंडक्शन बैंड या फिर फ्री स्पेस, फ्री इलेक्ट्रॉन। इसी को कंडक्शन बैंड में जो है इसी को इंटर एटॉमिक स्पेस में बोलते हैं कि ये एटम है, इलेक्ट्रॉन जो है वो है। क्यू चार्ज हो गया और म्यू एन जो है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये कंडक्टिविटी हो गया। फ्री इलेक्ट्रॉन इन इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड। देखिए जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ रहता है वो मैं दिखाता हूँ आपको। चलिए एक तो कंडक्शन बैंड में रहता है, सिंपल आप जान सकते हैं। यहाँ पे जो चला जाता है यहाँ पे तो इसी को बोलते हैं हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसको बैंड थ्योरी में भी हम लोग देखेंगे कि नहीं, बॉन्ड डायग्राम में भी देखेंगे इसको, ये तो बैंड था, उसको बॉन्ड डायग्राम में भी देखेंगे कहाँ रहता है। तो इलेक्ट्रॉन इन इंटर एटॉमिक स्पेस, ये जो है आपका ये बॉन्ड थ्योरी का ये बात है कि इंटर एटॉमिक स्पेस में जो रहता है उसी को कंडक्शन बैंड में भी रहना बोलते हैं। अच्छा, यहाँ बैंड और बॉन्ड को मिला के बताया ये चीज़, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब का ये बताया 300 डिग्री केल्विन। तो 300 डिग्री केल्विन में कंडक्टर में 10⁻28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब रहते हैं। उस तरह से सेमी कंडक्टर में 10⁻16 इलेक्ट्रॉन पर मीटर। देखिए बहुत ज़्यादा कंपेरेबल है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना। देखिए जबकि यहाँ पे है 10⁸ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब इंसुलेटर में। ये भी बहुत हाई क्वालिटी का इंसुलेटर होगा तब जाके, नहीं तो छोटा मोटा नॉर्मल इंसुलेटर में इससे भी कम रहता है। तो देखिए अब कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। सेमी कंडक्टर का कंडक्टिविटी है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करता है। तो सेमी कंडक्टर हैज़ ईजी गैप, मतलब एनर्जी गैप जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है और इसकी कंडक्टिविटी इस दोनों के बीच में लाई करती है। सो वी यूज़ डोपिंग टू इंक्रीज और डिक्रीज द कंडक्टिविटी। तो सेमी कंडक्टर के साथ हमको फ्रीडम मिलता है कि हम लोग इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा या घटा सकते हैं विथ डोपिंग के साथ हेल्प करके, डोपिंग के हेल्प से। तो एनर्जी बैंड डायग्राम हम लोग देखते हैं सिलिकॉन का। सिलिकॉन में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं जैसा हम लोग बताए थे। लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन देखे थे हम लोग, वन एटम है। तो इस तरह से मैनी ऐसा एटम जो मिलते हैं तो एक क्या बनता है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है, इस तरह का एटम बनता है, ठीक है। मैनी आइटम जब बहुत नज़दीक आते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, उसके वजह से एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। उससे एक यूनिट सेल बनता है, यूनिट सेल से एक क्रिस्टल बनता है, क्रिस्टल से एक सॉलिड बनता है। तो इस तरह से इसका पूरा ये हो गया। देखिए यहाँ पे फिर मैंने दिखाया इस चीज़ को, एटम इससे कोवलेंट बॉन्ड बना, कोवलेंट बॉन्ड से फिर यूनिट सेल बना, इसको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। और उसी टेट्राहेड्रल या यूनिट सेल के रिपीटेशन से आपका एक सॉलिड क्रिस्टल बनता है। इसमें बहुत टाइप होते हैं, एफसीसी, बीसीसी, सेंटर्ड, बहुत तरह के टाइप होते हैं इसके, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो ऐसा ही है इसका एक एटम है। तो इसमें देखिए कि कहाँ कहाँ से क्या क्या हो सकता है। ये दोनों जो है इसको बोलते हैं हम लोग कोवलेंट बॉन्ड, और ये जो है इसको बोलते हैं
बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिख रहे हैं सब, ये जितने भी कोवलेंट बॉन्ड के अंदर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है सब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? जो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या कोवलेंट बॉन्ड के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल जाता है जब हम लोग इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो जो यहाँ पे निकला इसी को बोलते हैं हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन। और यही होता है हमारा इंटर एटॉमिक स्पेस जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। तो इंटर एटॉमिक स्पेस में जो इलेक्ट्रॉन है वही फ्री इलेक्ट्रॉन है। और आपका ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है यही वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन भी कहलाता है, वैलेंस बैंड का। और यहाँ जो चला गया यही कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो ये हमारा बॉन्ड डायग्राम है, जबकि हम लोग जो ये वाला देखते हैं ये आपका बैंड डायग्राम है। तो कंडक्शन बैंड में देखिए, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, और वैलेंस बैंड में है तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। और जो यहाँ से यहाँ गया इलेक्ट्रॉन जो ऊपर गया तो इसकी वजह से यहाँ एक होल क्रिएट हो गया। तो एनर्जी प्रोवाइडेड इन वैलेंस बैंड पहला नंबर पे, तो दूसरा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन, और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से एक करंट पैदा होगा। और यहाँ पे होल रह गया, इस होल के भी मूवमेंट से एक करंट पैदा होगा जिसको बोलते हैं होल करंट। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस बैंड ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज अ होल इन बैलेंस बैंड, जबकि होल रहेगा तभी, तो इससे वजह से होल करंट पैदा होता है। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इक्वल टू प्योर सेमीकंडक्टर। अगर n इक्वल टू पी इक्वल टू ni है, ठीक है, तो इसको हम लोग इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन बोलते हैं, n को ni को, p इक्वल टू मतलब होल कंसंट्रेशन, एंड n इक्वल टू इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। देखिए होल जो होता है उसमें फ्री नहीं लगाना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन मतलब होता है कि होल मतलब होता है इलेक्ट्रॉन जब चला गया तो उसका मतलब ये हो गया होल। तो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल। तो अब लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है ये खुद में इसका कंसंट्रेशन ये नहीं है, ये है फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन। इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन अपना कोवलेंट बॉन्ड को छोड़ के फ्री स्पेस में गया, तब जाके जो फ्री स्पेस में अवेलेबल इलेक्ट्रॉन है पर सेंटीमीटर क्यूब, उसी को हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और यही n है। जबकि p जो है आपका नंबर ऑफ होल्स अवेलेबल पर सेंटीमीटर क्यूब है, और ni क्या है, ये दोनों इंट्रिंसिक लेवल पे बराबर होते हैं। मतलब जब तक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा नहीं तब तक वहाँ क्रिएट होगा नहीं गैप, तो इसीलिए इंट्रिंसिक के लेवल पे n इक्वल टू पी इक्वल टू ni लिखते हैं हम लोग, ये इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन होता है। जबकि जब इसमें डोपिंग कर देंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन आपको फालतू भी पैदा होने लगता है, वो डोपिंग जो हम लोग इम्प्योरिटी डाले थे उसका इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो उसके वजह से वहाँ पे n इक्वल टू पी इक्वल टू ni वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टल है, क्रिस्टल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का है, तो इसमें नो एक्सटर्नल मटेरियल एडेड है। तो इसके वजह से देखिए इसका बॉन्ड डायग्राम और बैंड डायग्राम में क्या डिफरेंस है। बॉन्ड डायग्राम देखिए, यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन जो है इंटैक्ट है। जब इसमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तब इसकी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, और ये इंटर एटॉमिक स्पेस में चला जाएगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन तब फैलाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है तब क्रिएट होगा। एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगेगा तब तक नहीं होगा। जब तक नहीं लगेगा तब तक ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की तरह कोवलेंट बॉन्ड के अंदर में पैक रहेगा एट 0 डिग्री टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 300 डिग्री पे कुछ होता है तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। एट 0 डिग्री केल्विन फ्री इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0। एट 0 डिग्री पे ये जो इलेक्ट्रॉन गया था ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा 0 डिग्री पे, जब तक आप इसको एक्सटर्नल एनर्जी नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन पे n इक्वल टू 0। उसी तरह से p, अगर n नहीं गया तो p भी नहीं क्रिएट होगा, तो p इक्वल टू 0, ओवरऑल ni इक्वल टू 0 हो जाता है। तो इसमें बॉन्डिंग फोर्स क्या कहलाते हैं, जिसके वजह से बाहर नहीं जा पाता है, और इसी को तोड़ने के लिए हमको लगाना पड़ता है अलग से ये एक्सटर्नल फोर्स। तो क्या होता है, न्यूक्लियस फोर्स, जो कि एक SI इलेक्ट्रॉन अपने बाहर वाले पे खींच के रखता है अंदर में। फोर्स जो देखे था ना, वो एक न्यूक्लियस फोर्स हो गया, और एक हो गया कोवलेंट बॉन्ड फोर्स। एक तो ये देखिए, अब जो ये इलेक्ट्रॉन है ये इसका भी हिस्सा है और इसका भी हिस्सा है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है तो ये वाला हिस्सा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसका भी हिस्सा है और इसका भी हिस्सा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो वो इसका भी हिस्सा है और इसका भी हिस्सा है। तो ये भी कुछ खिंचाव इस पर महसूस कर रहा है और ये भी इस पर कुछ खिंचाव खींच रहा है इसको कुछ तरह से। तो इसके वजह से ये स्टेबल है यहाँ पे। तो यहाँ पे दो फोर्स लगा हुआ, एक न्यूक्लियस फोर्स इसका खुद का, इस इलेक्ट्रॉन का ये वाला हो गया, इस इलेक्ट्रॉन का ये वाला हो गया, और इसके वजह से इस पर कुछ फोर्स पड़ रहा है, इसके वजह से कुछ इस पर फोर्स पड़ रहा है। तो वो दोनों मिला के भी इस पर एक बॉन्डिंग फोर्स, इसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड फोर्स, तो वो भी लगा हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे बैंड डायग्राम में देखते हैं, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे है बैलेंस बैंड में कम्प्लीटली फिल्ड है एट 0 डिग्री केल्विन। अगर आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के वहाँ चला गया, जिसको फ्री स्पेस में चला गया, जो कि कंडक्शन बैंड में आपका है, और यहाँ से यहाँ गया तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहाँ पे एक होल क्रिएट करके गया। और ये जो एनर्जी इसको चाहिए, ये ईजी का, ईजी से ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ईजी से कम एनर्जी पे नहीं ऊपर जाएगा ये, तो इसको बोलते हैं एनर्जी गैप। तो इसी माइनस ईबी होता है, तो इसी लोअर लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, जबकि ईबी जो है ये अपर लेवल ऑफ बैलेंस बैंड होता है। तो बाइंडिंग फोर्स भी देख लिया हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट 0 डिग्री केल्विन ऑल द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर इंसुलेटर। इस तरह से यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा, कट गया है।
चलिए देखते हैं। तो SI जो है इस तरह से रखा हुआ है, इसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो एट 0 डिग्री केल्विन, देखिए यहाँ पे T इक्वल टू 0 डिग्री केल्विन, सारे इलेक्ट्रॉन इसके इंटैक्ट हैं, इसलिए कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसकी वजह से कोई होल नहीं है, और उसकी वजह से NI का वैल्यू 0 है। इसका मतलब सिग्मा जो है, मतलब जो कंडक्टिविटी है, इसकी वैल्यू 0 है, यानी कि ये इंसुलेटर है, यानी कि NQ/μN होता है। देखिए यहाँ पे कहीं लिखा होगा मैंने, ठीक है नहीं लिखा है। तो NQ/μN होता है, तो N भी 0, N का वैल्यू 0 है, तो Q रहने से और μN रहने से कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे मोबिलिटी 0 है, यानी कि कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर जो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसका एट 0 डिग्री केल्विन पे कंडक्टिविटी 0 होता है। उस तरह से बैंड डायग्राम में देखिए, यहाँ पे क्या है कि सारे इलेक्ट्रॉन जो है बैलेंस बैंड में इंटैक्ट है, कंडक्शन बैंड पूरा खाली है, एनर्जी गैप इंटैक्ट है। तो इसके वजह से ये भी एट 0 डिग्री केल्विन N इक्वल टू 0, P इक्वल टू 0, NI इक्वल टू 0 और सिग्मा इक्वल टू 0, यानी कि इंसुलेटर है। तब देखिए यहाँ पे क्या लिखा होगा स्टेटमेंट, एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक्ट्स एज एन इंसुलेटर एट 0 डिग्री केल्विन, दैट इज सिग्मा इक्वल टू 0। इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है एट 0 डिग्री केल्विन, और कंडक्टिविटी जो आपका वो इसका 0 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। N इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है, और कंसनट्रेशन ऑफ होल नंबर ऑफ होल डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ होल, यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, दोनों में यही डिफरेंस है। नंबर ऑफ होल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते तब तो ये जो अंदर में बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है ये सब भी काउंट हो जाता है, नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन जो इससे बाहर आ चुका है उसका नंबर चाहिए हमको, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस होता है NP से, ठीक है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है 300 डिग्री केल्विन पे देखते हैं। एट 300 डिग्री केल्विन कोवलेंट बॉन्ड रप्चर, 300 डिग्री पे कोवलेंट बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड है ये रप्चर कर जाता है। इलेक्ट्रॉन कम्स आउट इन इंटर एटॉमिक स्पेस, यहाँ से टूट के यहाँ चला जाता है, यानी यहाँ से टूट के यहाँ चला आता है इंटर एटॉमिक स्पेस और कंडक्शन बैंड, इसी को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड, ये वाला जो हिस्सा है। या फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन टूट के यहाँ चला है, इसको बोलते हैं इंटर एटॉमिक स्पेस। ये कब होता है? 300 डिग्री केल्विन पे। इसको रूम टेम्परेचर इतना मिल जाता है, रूम टेम्परेचर की वजह से इतना एनर्जी मिल जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से टूट के यहाँ चला जाता है। अब कितना एनर्जी मिलता है वो आगे देखेंगे हम लोग है। तो एनर्जी प्रोवाइडेड बाय रूम टेम्परेचर, तो इसकी वजह से यहाँ टूट के चला गया। तो एनर्जी किस तरह के हो सकते हैं? ये हो सकता है थर्मल एनर्जी जो कि रूम टेम्परेचर के फॉर्म में मिल सकता है, या फिर आप एक्सटर्नली भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के रखने की वजह से हो सकता है, या फिर फोटोन, या फिर आप इस चिप को आप लाइट में रख दें, धूप में रख दें, तो लाइट एनर्जी या फोटोन एनर्जी से भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है ब्रेक होकर के ऊपर चला जाता है इंटर एटॉमिक स्पेस में। और ये रहा आपका कंडक्शन बैंड डायग्राम। तो बैंड डायग्राम में भी इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो यहाँ होल क्रिएट हुआ, ऊपर में एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में फॉर्म हो गया। एट 300 डिग्री केल्विन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है और इसका कंडक्टिविटी है। तो होल इन बैलेंस बैंड है और फ्री इलेक्ट्रॉन पैदा हो गया है इंट्रिंसिक पे। अब देखिए n इक्वल टू 5 एग्जाम्पल के लिए ऐसे लेते हैं, तो p उसी तरह इक्वल होगा और ni का वैल्यू भी 5 हो जाएगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन गए उतने ही होल क्रिएट हुए, तो उसके वजह से ये एक इसके बीच में कंडक्टिविटी पैदा हो गई। अब देखिए n इक्वल टू p इज इक्वल टू ni है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी है, कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू 0 है। कंडक्टिविटी इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि कंडक्टर है अब ये, ठीक है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मस्ट, फॉर इंट्रिंसिक इट मस्ट बी सेम। तो p इक्वल टू n इक्वल टू ni ये सेम होना चाहिए इंट्रिंसिक के केस में, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ही होल पैदा होंगे। चलिए आगे देखते हैं। थर्मल वेलोसिटी, अभी जो हमने बात की कि कितनी एनर्जी देंगे तो वो किस फॉर्म में होगा, तो रूम टेम्परेचर पर जो एनर्जी है वो थर्मल एनर्जी होता है। तो थर्मल एनर्जी की वजह से इफ़ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस बिकॉज ऑफ द चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रॉन में जो चेंज होता है एनर्जी का, तो टेम्परेचर की वजह से उसी को बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। मतलब जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा था अपने ऑर्बिट में शांति से अपने कंडक्शन बैंड में इंटैक्ट था, रूम टेम्परेचर बढ़ा, उसको एनर्जी मिली और एनर्जी की वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी गेन हो गया, उसका मोमेंटम बढ़ गया। मोमेंटम बढ़ने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन अब बाहर आएगा। और देखिए एट 0 डिग्री केल्विन, जिसको कि हम लोग और भी लिखते हैं -273 डिग्री सेल्सियस के फॉर्म में लिखें तो ऐसा होता है। तो रूम टेम्परेचर जब 300 डिग्री केल्विन या फिर 26.86 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो इसको निकालने का फॉर्मूला ये है 300 डिग्री -273.15 डिग्री, ये कम करने से 273.15 कम करने से आपको डिग्री सेल्सियस में वो चीज़ मिल जाता है। तो एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल में दो एटम हैं, दोनों आपस में करीब आए, उसके बीच में कोवलेंट बॉन्ड तैयार हुआ, बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन जो है आपस में इंटैक्ट हुए, और इस इंटैक्ट को जब एनर्जी मिली
मतलब रूम टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी मिली उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकल गया। निकला कैसे? गेटिंग टेम्परेचर एनर्जी, इलेक्ट्रॉन इम्प्रूव्स इट्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को इसने अपनी एनर्जी जो गेन की उसको इन्होंने काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके इससे अपना मोमेंटम बढ़ाया और ये मोमेंटम की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया और ये फ्री स्पेस में आ गया। अब देखिए इसका प्रोसेस क्या होता है। टेम्परेचर बढ़ाया आपने, काइनेटिक एनर्जी 1/mv² ये बढ़ा, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन लेफ्ट द ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट लेफ्ट किया अपना, और इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन विथ थर्मल वेलोसिटी 10⁴ मीटर पर सेकेंड, इतने स्पीड मतलब 10 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकलता है, तो अपना घूमने लगता है। जब अपना एटम को छोड़ करके, इसको छोड़ के जब बाहर निकलेगा तो 10⁴ मीटर पर सेकंड के स्पीड से घूमेगा, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से। इसके वेलोसिटी भी लगभग इतना ही होता है, तो इतनी स्पीड से बाहर घूमेगा। और जो ये आयन है, जब इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो ये बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि प्रोटॉन तो उतने ही रह गए लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यानी नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो उसी को बोलते हैं हम लोग आयन। तो ये देखिए एटम पॉजिटिवली चार्ज। चलिए आगे बढ़ते हैं। 0 डिग्री केल्विन P = Ni, P = Ni, तो एटम न्यूट्रल है। देखिए अब 300 डिग्री क्या होगा? n का नंबर, n जो है कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो n कम हो जाएगा, तो एटम में n की संख्या कम हो गई, p की संख्या बढ़ गई नहीं गई, जितना था उतना ही है, लेकिन n जो कम हुआ उसकी वजह से n अब p जो है अब ज़्यादा दिखने लगा। ठीक है, p का वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ गया, तो ये हो गया। अब देखिए जैसे पाँच आलू और बैगन रखे हुए थे। अब अगर एक आलू आप हटा देते हैं वहाँ से, तो एक तो आलू कम हो गया, दूसरा बैगन अपने आप दिखने लगा कि बैगन बढ़ गया है। क्यों? 4 से कंपेयर करेंगे आप तो बढ़ा हुआ दिखेगा, इसीलिए। तो ये आयनाइज हो गया, तो इसको बोलते हैं चार्ज। तो चार्ज कैसा होता है ये देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन गया तो ये प्लस पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, ऐसा होता है इसका, तो ये चार्ज आयन हो गया। अब देखिए एटम जो है उसके अंदर से जब इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर से निकल जाता है, तो ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल के एटम निकल गया बाहर निकल के देखिए रैंडम मूवमेंट कर रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, इस तरह से कुछ मूवमेंट करते जा रहा है। तो इसके वजह से एक करंट पैदा होगा, तो उस करंट को, इलेक्ट्रॉन का जो करंट है उसको नापने के लिए हम लोग क्या करेंगे, I = n मतलब नंबर ऑफ एटम जितने निकले, या फिर नंबर ऑफ, जो कि हर एटम से हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन निकला है, उसके वजह से नंबर ऑफ एटम = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग यहाँ पे एज्यूम किया। अदरवाइज आप चेंज भी कर सकते हैं अगर आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं एक एटम से, तो ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज डिवाइड बाई T हो गया, NQ/T, मतलब बेसिकली Q/T I होता है ना, तो माइनस साइन इसलिए लगाएं क्योंकि यहाँ पे जो है नेगेटिवली चार्ज है ये, तो जिस डायरेक्शन में इसका मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, कन्वेंशनल करंट, तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन है। तो NQ/T, इसका वैल्यू 0 क्यों लिखे हैं? क्योंकि नेट करंट 0 हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा देखिए यहाँ पे I1, इस एक करंट इधर, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इधर करते करते देखिए इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इसके चक्कर में इसका नेट वैल्यू जो है 0 हो जाता है। नेट करंट = 0 ड्यू टू रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नेट करंट गेट 0, नेट करंट जो है इसका 0 हो गया। अब देखिए मोबाइल इलेक्ट्रॉन जो है ये मोबाइल होता है, जो आयन होता है ये इमोबाइल होता है, और क्रिस्टल ओवरऑल सेल न्यूट्रल, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकला गया कहाँ, वो तो इंटर एटॉमिक स्पेस में गया, जो कि इसी क्रिस्टल का हिस्सा है। तो ओवरऑल जितना पॉजिटिव चार्ज इसमें क्रिएट हुआ उतना ही नेगेटिव बाहर इसमें अवेलेबल है, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर सेम है, इसलिए इसको क्रिस्टल जो है स्टिल न्यूट्रल है, मतलब उसको छुएंगे तो आपको झटका नहीं लगेगा इस क्रिस्टल को। उसी तरह से जैसे आपको एक तार रहता है, तो तार का अंदर अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा भी दें तब भी उसको छूते हैं तो क्या आपको झटका लगता है? नहीं, उसमें इलेक्ट्रॉन तो उसी सेमीकंडक्टर के, उसी एटम के अंदर ही रहते हैं ना, मतलब क्रिस्टल के अंदर ही रहता है ना, जिससे वो सॉलिड बना हुआ है, तो इसलिए वो उसमें झटका नहीं लगता है। एट 300 डिग्री केल्विन एवरी एटम इज आयोनाइज्ड हैविंग सम फ्री इलेक्ट्रॉन गॉन इन द क्रिस्टल। देखिए जब 300 डिग्री केल्विन पे आप क्रिस्टल को ले जाते हैं तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन उससे निकल जाता है, और वो इलेक्ट्रॉन निकल करके जो है आपका इंटर एटॉमिक स्पेस में चला जाता है, तो ये यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं। अब देखिए किस में कितना निकलता है, तो इन एन मेटल 300 डिग्री पे 10⁻29 मीटर क्यूब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। सेमीकंडक्टर में ये 10⁻16 मीटर क्यूब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और जो इंसुलेटर हैं इसमें 10⁻7 पर मीटर क्यूब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो Ni जो है इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन है, मतलब ये सब इंट्रिंसिक के लेवल पे बात हो रही है, इसमें कोई डोपिंग नहीं है, तब जाके इतना निकला है, जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ही होल निकलेगा, इसमें ये कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे Ni लिखा हुआ है।
तो थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम्स आउट इन द एंडोटॉमिक स्पेस ऑफ द क्रिस्टल। देखिए थर्मल वेलोसिटी, अब जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो वो थर्मल वेलोसिटी से एक स्पीड से घूम रहा था ना, थर्मल वेलोसिटी, तो वो थर्मल वेलोसिटी था 10⁴ क्यूब पर सेकंड था, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से थर्मल वेलोसिटी उसमें थी। तो ये देखिए इसका मूवमेंट ऐसे ऐसे है, तो इसके वजह से नेट वेलोसिटी इसकी जीरो हो गई। जो हम लोग आई देखे थे, आई भी जीरो था क्योंकि उसका डायरेक्शन इधर उधर था, तो उसके वजह से वो नेट करंट जीरो हो गया था, नेट इफेक्टिव करंट। तो यहाँ पे हो गया। अब देखिए नेट वेलोसिटी जो है यहाँ पे ये u1 इक्वल टू u2 इक्वल टू u3 u4 सब मिला के जीरो है। नेट थर्मल वेलोसिटी इंट्रिंसिक पे भी 0 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो जाती है। क्यों? क्योंकि सब एक दूसरे को कैंसिल करते हैं ना, थर्मल वेलोसिटी आपस में सब एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, तो इसकी वजह से जीरो हो गया। अब देखिए थर्मल वेलोसिटी को डिफाइन करें प्रॉपर, तो अ नेट वेलोसिटी ऑफ एवरेज या फिर एवरेज वेलोसिटी, द नेट वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट 300 डिग्री केल्विन। 300 डिग्री पे नेट वेलोसिटी या फिर एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का इन अ पर्टिकुलर क्रिस्टल, एक पर्टिकुलर क्रिस्टल में इज नॉन एज थर्मल वेलोसिटी एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। तो जीरो इसकी वैल्यू हो जाती है। अब देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब जो इलेक्ट्रॉन ड्यू टू थर्मल एनर्जी बाहर आया है, हैविंग थर्मल वेलोसिटी इन द क्रिस्टल इज प्रोवाइडेड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं तो चैनलाइज द मूवमेंट ऑफ रैंडम इलेक्ट्रॉन, जो रैंडम मूवमेंट इधर उधर कर रहा था, इसके मूवमेंट को चैनलाइज करने के लिए, एक तरफ करने के लिए हम लोग इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे। और रैंडम इलेक्ट्रॉन दिस वेलोसिटी अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब जो जैसे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, इसकी एनर्जी जो है एक डायरेक्शन में चलने लगेगी। जैसे देखिए ये वाला वैल्यू, ये इलेक्ट्रॉन रेड कलर में जा रहा था, रेड कलर में जा रहा था, और इसको जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई यहाँ से प्लस, देखिए यहाँ पे एक वोल्टेज लगा, उसके वजह से इसमें इधर प्लस और इधर माइनस लगा, और इसके वजह से क्या हुआ, इसमें प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो यहाँ आया ये इस तरफ जाने लगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था ये इधर आ गया, ये जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था इधर आ गया, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा था इधर चला गया, तो ये ड्रिफ्ट हुआ, ये नेट ड्रिफ्ट है। ये जो स्पीड, ये जो देख रहे हैं ये स्पेस, ये ड्रिफ्ट है। तो ड्रिफ्ट की वजह से यहाँ पे ऐसा हुआ। तो ये क्रिस्टल है 300 डिग्री केल्विन है, इसमें कि हम लोग ये लगा दिए। तो अब देखिए ये जो i इक्वल टू जीरो है, i इज़ नॉट इक्वल टू जीरो है, vd इज इक्वल टू vd इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी वैल्यू, तो ये भी वैल्यू अब जीरो नहीं रहा क्योंकि रैंडम मूवमेंट कुछ ना कुछ हो रहा है। और i इज नॉट इक्वल टू जीरो क्योंकि चैनलाइज मूवमेंट है, तो कुछ ना कुछ करंट फ्लो का जो कि इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करा तो करंट इस डायरेक्शन में मूव होगा। अब देखिए इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना चाहता था, इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर गया, ड्रिफ्ट ये हुआ, तो इसको बोलेंगे ड्रिफ्टिंग ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो फोर्स इस पे लगा है हर एक इलेक्ट्रॉन पे, ये कितना है, तो -q × e। ये माइनस साइन क्यों लगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं ये गलती लिखा हुआ है, ये नेगेटिव इसमें इसलिए लगा क्योंकि फोर्स देखिए इस तरफ लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ से इसके साथ अटैच्ड है, इसीलिए यहाँ पे माइनस लगा है, क्योंकि F जो होगा, F इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में है फोर्स इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसलिए यहाँ पे देखिए F इक्वल टू -q, यानी कि ड्रिफ्ट फोर्स जो है वो इस तरफ लग रहा है और फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लग रहा है, तो इसीलिए। तो ड्रिफ्टिंग किसको कहते हैं, तो मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल ड्यू टू एनी अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्सेस। किसी पार्टिकल पे अगर अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगता है, उसके वजह से उस इलेक्ट्रॉन में कुछ मूवमेंट होता है, तो उसी को ड्रिफ्टिंग बोलते हैं, घसीटना होता है ड्रिफ्ट मतलब, तो उसको बोलते हैं ड्रिफ्टिंग। और देखिए इस ड्रिफ्टिंग में जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन था उसके वजह से कुछ वेलोसिटी इसमें गेन हुआ, तो इसी को बोलते हैं इट इज़ द नेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर क्रिस्टल ड्यू टू द अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जो एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किए उसकी वजह से इसमें एक मूवमेंट हमने रिकॉर्ड किया कि इलेक्ट्रॉन जो है पर्टिकुलरली इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में कहीं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव किया, तो उसका नेट वेलोसिटी जो है उसको हम लोग क्रिस्टल में ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसका हम लोग फार्मूला VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD से डिनोट करते हैं, इसकल टू U + AT, जो हम लोग का बचपन का फार्मूला 9 क्लास का था। तो VD इक्वल टू U + AT। U जो था यहाँ पे देखिए थर्मल वेलोसिटी है, बेसिकली थर्मल वेलोसिटी जो इनिशियली इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और उसके साथ 10⁴ मीटर पर सेकंड के स्पीड से घूम रहा था, तो 10⁴ मीटर यानी 10 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से घूम रहा था, वही U है, ये वाला U। और यहाँ जो A देख रहे हैं ये एक्सेलरेशन है। अब कब, जबकि इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी लग गया,
ड्रिफ्ट वेलोसिटी लगा तो इसमें स्विफ्ट एक चेंज आया, अचानक से इसका जो वेलोसिटी वो चेंज हो गया। तो वेलोसिटी चेंज होने को यहाँ पे एक्सेलरेशन से दर्शाते हैं और इनटू टी करेंगे तो यहाँ से एक हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स बाय मास, क्योंकि F इक्वल टू ma होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, डिवाइड बाय मास करेंगे तो एक्सेलरेशन निकल आएगा। देखिए अब जो फोर्स है माइनस क्यू इंटू ई हम लोग निकाल चुके थे पहले, तो वहाँ से अब देखिए m जो है यहाँ पे, m को हम लोग m इसलिए नहीं ले सकते, मास जो है यहाँ पे ओरिजिनल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये मास इलेक्ट्रॉन जो है ये अंडर वेरियस फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक जो आइटम जैसे वो निकला है वो उस पर एक फोर्स लगा रहा है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फोर्स लगा हुआ है, फिर जो है आयन्स अपनी तरफ खींच रहे हैं, फिर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल कर रहा है, उसकी वजह से इतना सारा एक्सटर्नल फोर्सेस है, इसलिए इसको बोलते हैं इफेक्टिव मास। तो एम स्टिक बोलते हैं इसको, या फिर मास स्टिक जो भी है। तो इफेक्टिव मास अंडर एक्सटर्नल फोर्सेस ये हो गया। तो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से ये क्या क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब लगा हुआ है इसके ऊपर, तो इसलिए एम स्टिक लगाते हैं यहाँ पे। और जो ओरिजिनल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। अब Vd जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसकी वैल्यू क्या हो गई, u माइनस क्यू ई डिवाइड बाय एम स्टिक इंटू टी, तो a इंटू टी हो गया। Vd इक्वल टू यू प्लस, चूँकि ये m यहाँ से f में माइनस आता है इसलिए यहाँ पे, तो माइनस a इंटू टी ऐसा लिखा हुआ है अभी यहाँ पे। देखिए अब क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर आया वेरियस रैंडम डायरेक्शन में इसका कॉलिजन होता है, और ये पाथ जो है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला, यहाँ टकराया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ टकराया, फिर किसी और डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन जो ड्रिफ्ट लगा है उसकी वजह से एक पर्टिकुलर ड्रिफ्ट भी होता है, यहाँ से यहाँ आना चाहता था तो यहाँ से यहाँ आ गया, अब यहाँ से यहाँ जाना चाहता था यहाँ से यहाँ आ गया, तो ड्रिफ्टिंग हो रहा है इसके साथ, लेकिन इसके साथ कॉलिजन भी हो रहा है। तो इसी को दिस कॉलिजन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस डिपेंड ऑन द फ्री पाथ और मीन फ्री पाथ। तो फ्री पाथ जो यहाँ से यहाँ अवेलेबल है इसको बोलते हैं हम लोग L1 + L2 + L3 डिवाइड बाय 3। तो ये मीन फ्री पाथ जो इस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बचा हुआ है कि बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन जो डिस्टेंस बचा हुआ है उसी को हम लोग बोलते हैं मीन फ्री पाथ। तो फ्री पाथ बोलते हैं, और मीन फ्री पाथ के लिए दोनों जितना भी डिस्टेंस है डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिस्टेंस, ये हो गया। अब देखिए फ्री पाथ तो हो गया, टाउ रिलैक्सेशन टाइम। अब यहाँ से यहाँ टकराने में कुछ समय लगा होगा तो इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, द टाइम ऑफ अवेलेबल फॉर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन से यहाँ टकराने के बीच में जो टाइम बचा है इसको बोलते हैं टाउ, तो इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो इसका भी एक, ये जो यहाँ पे टी देख रहे हो ना, ये टी बन जाएगा टाउ, तो इसी को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम से कंपनसेट करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद आयन हेंस बाउंस बैक, जैसे ही इलेक्ट्रॉन के साथ करता है ये टकराता है तो उसके साथ इसका बाउंस बैक हो जाता है। अब देखिए ड्रिफ्टिंग कैसे काम करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन नीचे आना चाह रहा था, देखिए थोड़ा सा नीचे आया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो अपनी तरफ घसीट लिया, थोड़ा सा फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो थोड़ा खींचा, फिर नीचे आया क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अंदर मोमेंटम था, उसकी वजह से एक्चुअल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था वो इस तरह था, तो यहाँ लगा, फिर खींचा, फिर नीचे, फिर खींचा, फाइनली ये यहाँ जाना था इसको, ये यहाँ पहुँच गया। तो नेट ड्रिफ्ट इतना ही हुआ, ठीक है। अब देखते हैं रिलैक्सेशन टाइम या स्कैटरिंग टाइम, जो टकराया एक दूसरे से उसके बीच में जो टाइम था। रिलैक्सेशन टाइम या स्कैटरिंग टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड बिटवीन द टू सक्सेसिव कॉलिजन, जो टाइम बचा हुआ है नेट टाइम जो उसके बीच में बचा हुआ है, तो इसी सक्सेसिव टाइम कॉलिजन के बीच में बचे हुए टाइम को टी लिखते हैं यहाँ पे, a इंटू टी, ठीक है। u जीरो होता है क्योंकि थर्मल वेलोसिटी हम लोग पहले डिस्कस किए थे, उसकी वैल्यू जीरो होती है। u क्यों जीरो होता है, तो u प्लस माइनस सब एक दूसरे से रैंडम थर्मल वेलोसिटी मूवमेंट की वजह से सब जीरो होता है आपस में। टाउ क्या होता है, तो टाउ इक्वल टू टाउ1 + टाउ2, इस तरह से मीन लेकर के मीन रिलैक्सेशन टाइम निकाल लेते हैं हम लोग कि मीन कितना देर हमको समय मिलता है एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच में जाने में, तो मीन रिलैक्सेशन टाइम टाउ, तो उसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अब देखिए तो Vd क्या हो गया फाइनली, u तो जीरो हो गया, तो बचा क्या माइनस क्यू ई टाउ बाय एम स्टिक, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला हो गया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन रहेगा। देखिए वेलोसिटी इसकी किस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी आपकी इस डायरेक्शन में है, और करंट जो फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो इसीलिए ये माइनस साइन यहाँ पे है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी आपकी इस डायरेक्शन में है, इसलिए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फार्मूला हुआ। अब देखिए एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर जो है ये एक इम्प्योर सेमीकंडक्टर है जो दो टाइप का होता है, पी टाइप, एन टाइप। एन टाइप जो है डोपिंग ऑफ डोनर एटम इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मेक्स एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब भी डोपिंग करते हैं किसी डोनर एटम का, डोनर एटम मतलब जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5th ग्रुप के इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5th ग्रुप में फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ,
पब बोलते हैं इसको, PAAB ऐसे पब बोलते हैं। तो फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। आर्सेनिक का 33, यहाँ पे हमने आर्सेनिक का एग्जांपल लिया है। आर्सेनिक में देखिए 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 1 2 3 4, 4 के साथ तो सिलिकन जुड़ गया, लेकिन चौथे के साथ, 5वें के साथ नहीं जुड़ा। तो ये जो लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है यही आपका 5th एटम कहलाता है, जो कि डोनर एटम है। डोनर एटम है यानी डोनेट हो जाएगा, इसलिए इसका डोनर एटम बोलते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देगा जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर मिलेगा इसको। तो ND एटम इसके अंदर डाले सिलिकन के अंदर में, तो ये ND इसके अंदर गया, ये देखिए सिलिकन सिलिकन इसके बीच में, चूँकि साइज सेम होता है तो इसलिए घुस जाता है बीच में, और एक अपना चारों तरफ से सिलिकन बॉन्ड बना लेता है। अब देखिए यहाँ पे N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है, तो डोपिंग किया, हाँ डोपिंग के डोनर एटम से N टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। पहले इंट्रिंसिक था, N टाइप डोपिंग के डोनर एटम से N टाइप बन गया। अब आर्सेनिक को लेते हैं, आर्सेनिक का 33 होता है, तो आर्सेनिक में 2 8 18 और लास्ट में 5 बचा, 33 होते हैं टोटल, 5 बचा लास्ट में, आउटर एटम 5। अब देखिए इसका नियम है कि ये 4 ही इसको जो है सिलिकन को कैटर करता है, बाकी जो एक बचा हुआ है वो देखिए इसके ऊपर चला जाएगा। तो ये जो कंडक्शन बैंड था उसमें तो आपका जितना इलेक्ट्रॉन था वो वैलेंस बैंड था, उसमें जितना इलेक्ट्रॉन था सब फील्ड है। अब जो ये बचा 5वां इलेक्ट्रॉन है उसको आप बैंड डायग्राम में कहाँ दिखाएंगे, तो वो दर्शाता है ED से। देख रहे हैं यहाँ पे ED लिखा हुआ है, ED यहाँ पे एक लेवल बना लिया अपना, और ये लेवल ठीक इसी के नीचे होता है। देखिए EB यहाँ है, ये बैलेंस बैंड का लेवल ये हुआ, कंडक्शन बैंड का लेवल ये था, उसके नीचे में यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन का एक लेवल बन गया, इसको डोनर एनर्जी लेवल बोलते हैं। और इसके और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होता है वो 0.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है गैप। तो डोनर एनर्जी लेवल ED कहलाता है। इसके बीच का थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे इसको थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा विदाउट क्रिएटिंग एनी होल इन द बैलेंस बैंड। यहाँ पे कोई होल क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि ये तो यहाँ था, ये बाहर में था, बाहर से ही बाहर चला गया, बस थोड़ा सा खाली अटैच था, थोड़ा सा खाली एटम में अटैच था। मतलब 0 डिग्री पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी टेम्परेचर उसको मिलेगी वो ऊपर चलाएगा। इसको बोलते हैं यहाँ पे N की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, जितने डोनर एटम थे उतने हमको तुरंत मिल जाएंगे, कंप्लीट आयोनाइजेशन थोड़ी सी एनर्जी पे हो जाता है। ये हो गया। अब EC माइनस ED का वैल्यू ये लिखा हुआ जो था यही। अब देखिए एक्स्ट्रा लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो है ये वाला आपका 5th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखिए, व्हेन दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिव्स दिस एटम देयर विल बी एनर्जाइजेशन। अब देखिए इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो इसका तो ओवरऑल इसके अंदर जितनी पॉजिटिव वैल्यू थी वो तो उतनी ही रह गई, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो इसकी वजह से पॉजिटिव थोड़ा ज़्यादा चार्ज पॉजिटिव जैसा दिखने लगा, इसलिए पॉजिटिव आयन बन गया, पॉजिटिव आयन विदाउट क्रिएटिंग एनी होल। अब होल कहाँ से क्रिएट करता भाई, इलेक्ट्रॉन कहीं पे ऐसा थोड़ी था कि इसके साथ कोई बॉन्ड बना था, इसको छोड़ के गया तो वहाँ पे खाली स्पेस क्रिएट होगा, ये तो हवा में ही था, हवा से निकल के चला गया। जैसे ये घर था, ये जो एक ये बना हुआ था, बॉन्ड बना हुआ था, इसके से खोल के निकल के जाएगा तो यहाँ पे एक होल बचता, लेकिन यहाँ तो ये एक फ्री स्पेस में था, यहाँ से गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनर एटम इन द कंडक्शन बैंड इज इक्वल आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। इस जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द डोनर एनर्जी लेवल टू द कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ से ऊपर पहुँचाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, छोटी सी एनर्जी जो कि 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, इसको ऊपर पहुँचाने में चाहिए, इसी को आप लोग आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। एज AS जो कि आर्सेनिक है इज़ एन इम्प्योरिटी टू SI स्ट्रक्चर। सिलिकन स्ट्रक्चर के अंदर AS जो है आर्सेनिक, ये एक इम्प्योरिटी एटम है, इम्प्योरिटी ये है, इसीलिए सो आयोनाइजेशन दिस इट्स आयोनाइजेशन की इट्स कॉल्ड इम्प्योरिटी आयोनाइजेशन। इसको इम्प्योरिटी आयोनाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि AS खुद में सिलिकन के अंदर में एक इम्प्योरिटी के थ्रू ऐड किया गया था, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्योरिटी आयोनाइजेशन। क्योंकि ये फिर रिमूव हुआ तो आयोनाइजेशन जो एनर्जी चाहिए इसको, उसको इम्प्योरिटी आयोनाइजेशन बोलते हैं। एट 300 डिग्री केल्विन क्या होगा, अभी तक हम लोग 0 डिग्री केल्विन का सिनेरियो देख रहे हैं जिसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो थे वो इंटैक्ट थे। देखिए यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इंटैक्ट थे। अब देखिए क्या होगा, एट 300 डिग्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस बैंड ऑल्सो मूव टू द कंडक्शन बैंड क्रिएटिंग एन होल इन द वैलेंस बैंड। अब देखिए 300 डिग्री केल्विन जब होगा तो ये सारे के सारे ED तो खाली हो ही गए, ये सारे के सारे ऊपर चले गए, सारे के सारे खाली हो गए, लेकिन जो ये यहाँ पे थे वैलेंस बैंड में ये भी ऊपर चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस valence band also move to the conduction band creating an hole in the valence band. Ionization created due to this is called band to band ionization नहीं बोल सकते लेकिन ट्रांसमिशन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से उठ के यहाँ चला जाता है और बैंड के अंदर में वैलेंस बैंड के अंदर में एक होल क्रिएट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग
इसको बोलते हैं हम लोग बैंड टू बैंड ट्रांसमिशन। और जबकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब उठ के ऊपर चला जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन या इम्प्योरिटी आयोनाइजेशन। ठीक है, तो इम्प्योरिटी आयोनाइजेशन और बैंड टू बैंड ट्रांसमिशन, ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ होल। देखिए, होल हमेशा कम होगा एन टाइप में और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। क्यों होगा? देखिए, यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, ये इसके वजह से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से गया 2 इलेक्ट्रॉन इसकी वजह से पैदा हो गया। जबकि होल कितना पैदा हुआ? सिर्फ एक। जबकि जब भी बैंड टू बैंड ट्रांसमिशन होगा तब एक होल पैदा होगा, उसी के करस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रॉन भी पैदा हो जाएगा। तो वो तो न्यूट्रल लग गया, लेकिन जो डोनर एटम था इसके वजह से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पैदा होते जा रहे हैं अनगिनत। जितनी आपने डोपिंग की थी उतनी इलेक्ट्रॉन पैदा होते जा रहे हैं। जब तक यहाँ से वैलेंस बैंड से एक इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा तब तक एक होल और एक इलेक्ट्रॉन, जिसको इलेक्ट्रॉन होल पेयर बोलते हैं, वो जनरेट नहीं होगा। ये देखते हैं, इसलिए एन की संख्या है बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएगी। देखिए, इलेक्ट्रॉन 2 पैदा हुआ, होल जो है एक ही पैदा हुआ, इस तरह से। तो एन जो है कि किस वजह से पैदा हो रहा है? इम्प्योरिटी आयोनाइजेशन, बैंड टू बैंड ट्रांसमिशन। जबकि होल किसकी वजह से पैदा हो रहा है? ओनली ड्यू टू बैंड टू बैंड ट्रांसमिशन की वजह से। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप, एंड माइनॉरिटी क्या हो जाएगा? वो होल हो जाएगा इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। इन एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर ड्यू टू डोपिंग क्या होता है अब? एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, इसमें डोपिंग कर चुके हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है? कंडक्टिविटी उसका बढ़ता है, किस वजह से? तो एक एन बढ़ने की वजह से, जो कि हम लोग एन टाइप में एन डाले तो एन बढ़ा, उसके साथ साथ पी भी बढ़ा, क्योंकि जब 300 डिग्री पे गया तो जो इलेक्ट्रॉन था वो बैंड टू बैंड ट्रांसमिशन करके इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में चला गया, तो उसकी वजह से एक होल क्रिएट हुआ, और होल के वजह से भी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हुआ। अब देखिए, ये मूवमेंट कैसे पॉसिबल होगा? चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे एक होल क्रिएट हुआ, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, फिर यहाँ होल क्रिएट होगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। इस तरह करके इसके अंदर भी एक मूवमेंट चालू हो जाता है, इसको बोलते हैं होल करंट। तो यहाँ की वजह से भी एक होल करंट पैदा होता है। और ये जो है, ये तो रैंडम मूवमेंट बहुत ज़्यादा करता है, क्योंकि इंटर एटॉमिक स्पेस में चला गया है या कंडक्शन बैंड में चला गया, तो ये तो अपना मूवमेंट करता ही है। तो इसकी वजह से 2 तरह से इसमें कंडक्टिविटी या करंट पैदा होती है। मतलब कंडक्टिविटी आई से निकलता है, तो आई के टर्म में रिलेटेड, तो कंडक्टिविटी इसमें 2 वजह से होती है। एक तो कंडक्शन के, इलेक्ट्रॉन के कंडक्शन के, देखिए सारा का सारा करंट जो पैदा होता है वो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही पैदा होता है। लेकिन देखिए, मैंने समझाया बस कि यहाँ कैसे मूवमेंट हुआ है। एक तो ये मूवमेंट करेगा तो उसकी वजह से एक करंट पैदा होगा, दूसरा ये जो यहाँ खाली है उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया उसकी वजह से, यानी कि ये कह सकते हैं होल यहाँ से यहाँ गया, तब जाके इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर करंट पैदा हुआ। तो ओवरऑल क्या हो रहा है? ओवरऑल करंट इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा है, लेकिन सिर्फ हम लोग नाम के लिए कह देते हैं होल इधर से इधर गया, जबकि होल का शिफ्टिंग हुआ, जबकि होता है एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का ही शिफ्टिंग है। तो इसीलिए इसको भी होल करंट, अदरवाइज ये भी, इसको भी इलेक्ट्रॉन करंट ही बोलना पड़ जाएगा, समझे? क्योंकि करंट पैदा ही होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से, होल नाम का कोई चीज़ नहीं है। होल बस वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब होल इलेक्ट्रॉन वहाँ पे नहीं है, इस बात को दिखाने के लिए होल बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया। तो इलेक्ट्रॉन के वजह से करंट पैदा हुआ, इस इलेक्ट्रॉन के वजह से, डोनर इलेक्ट्रॉन के वजह से करंट पैदा हुआ, और एक यहाँ पे होल के वजह से पैदा हुआ, जो कि बैंड टू बैंड ट्रांसमिशन की वजह से क्रिएट हुआ था। ऐसा हो गया। चलिए, अब एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट 0 डिग्री केल्विन वर्क्स एज एन इंसुलेटर। अब देखिए, हम लोग डोपिंग कर दिए, इंट्रिंसिक मतलब जो प्योर सेमीकंडक्टर वो था, उसके अंदर हम लोग डोपिंग कर दिए, लेकिन उसके टेम्परेचर को हम लोग हटा के 0 डिग्री केल्विन पे लेके चले गए। तब देखिए क्या होगा। ये जो आर्सेनिक एटम हमने ऐड किया 33 इलेक्ट्रॉन के साथ, 5 इसमें वैलेंस बैंड थे, वैलेंस बैंड नहीं मतलब इसके इलेक्ट्रॉन थे आउटर एटॉमिक स्पेस, आउटर जो ऑर्बिट थे उसमें 5 एटम थे, इलेक्ट्रॉन थे। तो 5वें इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखिए इंटैक्ट है। जब इंटैक्ट है तो आपको इंटर एटॉमिक स्पेस में कुछ मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे हमको 0 n=0 मिला। होल कुछ पैदा हुआ क्या? नहीं, होल भी कहाँ पैदा होगा? जब तक इसमें टेम्परेचर नहीं लगेगा तो होल नहीं जाएगा। तो 0 डिग्री पे कहाँ से लगेगा टेम्परेचर? तो n=p=0, यानी कि σ=0, ये दोनों 0 होने की वजह से, इसलिए इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जब 300 डिग्री केल्विन होगा तो क्या होगा? एक तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 5th इलेक्ट्रॉन था वो बाहर जाएगा, पहली फुर्सत में निकल, वो वाला अर्थ होगा। दूसरा क्या होगा, थोड़ी देर बाद यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल के इधर चला जाएगा, तो उसके वजह से 2 इलेक्ट्रॉन पैदा हुए, तो n का नंबर बढ़ गया। एक यहाँ होल पैदा हुआ, उसके वजह से p बढ़ गया। ओवरऑल कंडक्टिविटी क्या हो गया? n/n p/n दोनों बढ़ गया, उसके वजह से सिग्मा ≠0, यानी कि कंडक्टर बन गया। अब ये इंसुलेटर नहीं रहा एट 300 डिग्री केल्विन। चलिए, इतनी कहानी थी एन टाइप की। अब देखते हैं कहानी हम लोग पी टाइप की। पी टाइप में क्या होता है, हम लोग एक्सेप्टेड आइटम जो है वो डालते हैं प्योर सिलिकॉन में,
ठीक है। सिलिकॉन के अंदर हम लोग यार जो है इलेक्ट्रॉन मतलब होल इलेक्ट्रॉन मतलब नहीं क्या बोलूँगा, एक्सेप्टर एटम जो है वो इसके अंदर डोप करेंगे। एक्सेप्टर एटम क्या क्या होते हैं, थर्ड ग्रुप के एटम होते हैं, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम। बाल गंगाधर इंडियन तिलक, ये वाला जो लाइन था वो ये है। तो बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम। अब जो एल्युमिनियम है 13 होता है, 13 का या लास्ट वाला देखें तो हम लोग 1 और 2 3 इलेक्ट्रॉन बाहर में होते हैं। तो देखिए हम लोग जब इसको डालेंगे इसके अंदर, सिलिकॉन को रिप्लेस करके एल्युमिनियम जब आ जाएगा तो यहाँ पे 3 को तो इलेक्ट्रॉन मिल गया, 1 2 3, चौथे को नहीं मिला, लेकिन ये फिर भी इसके साथ बॉन्ड बना के है, क्योंकि इसके पहले जो यहाँ पे रहने वाला था सिलिकॉन उसका 4 बॉन्ड था, तो ये इसके साथ ही रह गया। ठीक है भाई, हम रह जाते हैं, लेकिन ये इसके साथ कुछ शेयर नहीं कर पाया। ठीक है, तो यहाँ एक वैकेंसी क्रिएट हुआ, सॉरी यहाँ पे वैकेंसी नहीं है ये बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ना होल है ना इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ऐसा हम बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पे खाली जगह है, रिक्त स्थान। अब क्या होगा जब एट 0 डिग्री, तो ये ऐसा ही अटैच रह जाएगा, ना इसमें होल पैदा होगा ना इलेक्ट्रॉन पैदा होगा। थोड़ी देर बाद क्या होगा कि इसके अंदर एक जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर आ जाएगा, तब जाके इसके अंदर एक होल पैदा होगा। ठीक है, और ये ओवरऑल नेगेटिव चार्ज होगा कि ये इस तरफ इसका एक इलेक्ट्रॉन को इस तरफ ले लिया। ठीक है, तो इसके अंदर होल पैदा हुआ, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा जनरेट हो गया, तो ये नेगेटिवली चार्ज होगा। अब देखिए इंट्रिंसिक एट 0 डिग्री पे देख लेते हैं एक्सट्रिंसिक को। आपने डोनर एनर्जी लेवल, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल डाल दिया इसमें, तो उसके वजह से एक लेवल तो क्रिएट हो गया, लेकिन उसमें कोई इलेक्ट्रॉन अभी जाएगा नहीं। देखिए ये 0 डिग्री पे यहाँ पे कुछ नहीं है गया, यहाँ पे होल नहीं है ना वैकेंसी है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे खाली जगह, तो यहाँ पे खाली जगह ये रह गया। और जितने भी वैलेंस बैंड में था सारे के सारे अपना ये सब सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में अवेलेबल है, कंडक्शन बैंड पूरा खाली है। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल खाली क्रिएट हो गया एट 0 डिग्री केल्विन। यहाँ पे n इक्वल टू 0, p इक्वल टू 0 है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, कोई भी होल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब 300 डिग्री केल्विन पे आते हैं हम लोग। तो p टाइप के अंदर क्या होता है कि होल जो है ये एक तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन थे वो जंप करके इधर चले गए। ठीक है, जंप करके इसकी तरफ चले गए, यहाँ पे एक होल क्रिएट हुआ, क्योंकि जहाँ इलेक्ट्रॉन रहता है वहीं पे होल होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि जहाँ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं वहाँ पे एक होल क्रिएट कर दें हम। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ था, उसके वजह से इधर गया, तो इसके वजह से यहाँ पे एक होल क्रिएट हुआ। अब एक होल यहाँ हो गया। दूसरा क्या हुआ कि टेम्परेचर जब 300 डिग्री पे है तो बॉन्ड भी रप्चर होगा, कोवलेंट बॉन्ड, तो उसको रप्चर होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर इंटर एटॉमिक स्पेस में गया, तब यहाँ पे एक होल पैदा हुआ। अब 2 होल पैदा हुए, एक तो इसके वजह से एक होल पैदा हुआ, एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से बाहर गया उसके वजह से। तो ओवरऑल क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इलेक्ट्रॉन को छोड़ के ऊपर गया, डोनर एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पे चला गया, और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ चला गया, तो उसके वजह से एक होल यहाँ पैदा हुआ। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो इसमें एनर्जी नहीं चाहिए, इसमें हमको होल नहीं मिलेगा, यहाँ से यहाँ गया इसी में मिल गया। तो सबसे पहले जितने एक्सेप्टर एनर्जी लेवल थे, जितने भी खाली स्पेस थे, उसमें एक एक फटाफट चला जाएगा, फटाफट मतलब देरी के नहीं। जैसे टेम्परेचर लगा यहाँ से एक यहाँ चला गया, तो यहाँ होल क्रिएट बहुत सारा हो जाएगा। फिर जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पे जाएगा, तो फिर यहाँ पे एक और होल क्रिएट होगा, मतलब बहुत सारा होल नीचे क्रिएट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन थोड़ा कम यहाँ पे क्रिएट होगा, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेगा फिर यहाँ से मूव करेगा। तो इस तरह से यानी कि बैंड टू बैंड ट्रांसमिशन कम होगा और इम्प्योरिटी आयनाइजेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो उसकी वजह से होल बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। और थोड़ा सा कम होगा बैंड टू बैंड ट्रांसमिशन की वजह से भी होल क्रिएट होगा। तो ये हो गया। अब एट 300 डिग्री केल्विन होल क्रिएटेड ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इम्प्योरिटी आयनाइजेशन इसी को बोलते हैं। अब देखिए ये जो है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है, तो ये जो यहाँ पे है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, और इसका भी डिफरेंस 0.05 डिग्री 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होता है, दोनों के बीच का गैप। ना आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, जो एक्सेप्टर एनर्जी एटम था उसको डिनोट करते हैं माइनस साइन के साथ, ऊपर में एक होल लगा करके। अब ये होल चला गया तो बचा क्या, इलेक्ट्रॉन से माइनस साइन के साथ बचा, तो ये नेगेटिव आयन बोलते हैं इसको। तो P का नंबर बहुत ज़्यादा होता है N के कंपैरिजन में, यानी होल्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं। आपने देखा यहाँ पे एक इम्प्योरिटी आयनाइजेशन की वजह से हुआ, एक बैंड टू बैंड ट्रांसमिशन की वजह से 2 होल यहाँ पे क्रिएट हुआ, तो वही 2 होल यहाँ पे हैं। तो सिग्मा इक्वल टू N क्यू म्यू N प्लस पी क्यू म्यू P। तो N का नंबर थोड़ा सा कम बढ़ा, लेकिन P का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो N भी 0 नहीं रहा, P भी 0 नहीं रहा, ओवरऑल कंडक्टर बन गया ये। लेकिन जब 0 डिग्री में रहता है क्या होता है, यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसके इंटैक्ट हैं, साथ में ये वाला जो है यहाँ पे एक खाली स्पेस अवेलेबल है, सिलिकॉन इसके साथ अटैच है। ओवरऑल ऐसा एनर्जी जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल ये खाली है, बैलेंस बैंड भरा हुआ है, कंडक्शन बैंड पूरा खाली है, और बैलेंस बैंड में कोई होल नहीं है, कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसकी वजह से कंडक्टिविटी 0 हुई और ये इंसुलेटर बना। तो इलेक्ट्रॉन एट 0 डिग्री ऑल एक्सटेंसिव और इंट्रिंसिक,
एक्सट्रिंसिक हो या इंट्रिंसिक हो, प्योर हो या इम्प्योर हो, सेमीकंडक्टर सारे के सारे यहाँ पे इंसुलेटर होते हैं। किस जगह? दैट 0 डिग्री केल्विन। चलिए अभी कॉन्सेप्ट आता है मोबिलिटी का। तो मोबिलिटी क्या है कि एबिलिटी टू मूव और बी मूव्ड फ्रीली और इजीली इज कॉल्ड मोबिलिटी। चाहे तो आप खुद मूव कर सकें या किसी और को मूव करा सकें, तो इसी को बोलते हैं मोबिलिटी। अब देखिए पार्टिकल जो मूव करते हैं वो इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं, मूवेबल। होल मूव नहीं करते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं, उसको नाम देते हैं हम लोग होल मूवमेंट, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को ही मूव करने का स्पेस प्रोवाइड करता है, इसलिए हम लोग होल मूवमेंट का नाम देते हैं। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन में बहुत ज़्यादा मूव कर सकता है, क्योंकि आसपास में कोई ये नहीं है, ऑब्स्टेकल नहीं है। यहाँ पे देखिए तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करना चाहेगा, यहाँ एक आयन से टकरा है, यहाँ टकरा है, यहाँ टकरा है, इस तरह से इसकी फ्रीडम कम हो गई। तो इलेक्ट्रॉन नाउ कैन मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, नहीं लेस डायरेक्शन होगा, नॉट इन ऑल डायरेक्शन, हाँ कैन नॉट मूव इन फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, ये हो गया। अब देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऐसे को बोलते हैं वीडी। वीडी इक्वल टू हम लोग क्या लिखे थे, माइनस क्यू ई टाउ बाय एम स्टिक। ठीक है, ये हम लोग पीछे से लाए थे। ये कैसे लाए थे, वीडी इक्वल टू यू प्लस ए टी के जगह लिखे थे माइनस क्यू ई डिवाइड बाई एम स्टिक, और टी के जगह टाउ लिखे थे, तो यहाँ से ये वैल्यू वी डी का है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है यहाँ से ई जो है इसको नीचे खींचें, तो नीचे खींचें वी डी के नीचे, तो क्या हो जाएगा वी डी बाई ई इज इक्वल टू माइनस क्यू टाउ बाई एम स्टिक, जो कि आपका इफेक्टिव मास है। अब ये देखिए इसमें सारे के सारे टर्म कांस्टेंट हैं, क्यू कांस्टेंट, टाउ कांस्टेंट और एम स्टिक ये भी कांस्टेंट। तो ओवरऑल क्या देखिए ये कांस्टेंट है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे देखिए वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, और उस प्रोपोर्शनलिटी को कांस्टेंट से एक रिप्लेस करेंगे जिसको के लिख सकते हैं। के क्या हो जाएगा, यही माइनस क्यू टाउ बाय एम स्टिक। ठीक है, तो ये जो मोबिलिटी हो गया। अब ये मोबिलिटी जो है यही आपका यही मोबिलिटी हो गया, के जो है आपका यही मोबिलिटी हो गया, ये जो कांस्टेंट था ये मोबिलिटी हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया, इसके बीच में इसको जो डिस्टेंस मिला ये L1 L2 इस तरह डिस्टेंस मिला, और टाउ1 टाउ2 इसको मीन फ्री पाथ मिला, तो ये रिलैक्सेशन टाइम मीन फ्री पाथ। ये सेम चीज़ है पीछे वाले कॉन्सेप्ट भी देखे थे। तो मोबिलिटी क्या हो गया, म्यू इक्वल टू मोबिलिटी माइनस क्यू टाउ डिवाइड बाय एम स्टिक इज इक्वल टू वी डी बाई ई। वी डी बाई ई यानी कि वी डी इज इक्वल टू के ई, ऐसा हम लिख सकते हैं, या म्यू ई, वी डी इक्वल टू म्यू ई, या फिर म्यू का वैल्यू मोबिलिटी का वैल्यू माइनस क्यू टाउ बाय एम स्टिक इज इक्वल टू वी डी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको हम लोग डिफाइन भी करते हैं, मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई ई, इसी को मोबिलिटी बोलते हैं। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, चलिए एक नया लेक्चर। तो वी डी इजकल टू म्यू इजकल टू वी डी बाई ई, या फिर अगर वी डी लिखना चाहें तो म्यू ई हो जाएगा, म्यू इंटू ई, वी डी इजकल टू मोबिलिटी इजकल टू मोबिलिटी नहीं वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इजकल टू मोबिलिटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया, यहाँ से डेराइव कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कंडक्टिविटी, मटेरियल्स एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे म्यू, इसका यही मतलब होता है कि मटेरियल्स एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो म्यू इक्वल टू एन क्यू म्यू एन प्लस पी क्यू म्यू म्यू पी। तो ये इलेक्ट्रॉन के बेस है, ये होल के बेस है। तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, चार्ज और मोबिलिटी। मोबिलिटी सिलिकॉन के लिए 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकंड होता है। वोल्ट सेकंड इसको लिखने का तरीका होता है मोबिलिटी को, सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकंड ये लिखने का तरीका होता है, यूनिट होता है इसका मोबिलिटी का। पी के केस में कंसंट्रेशन ऑफ होल्स, और म्यू पी क्या है, ये है सिलिकॉन के केस में 500 सेंटीमीटर क्यूब वोल्ट सेकंड पर वोल्ट सेकंड एट 300 डिग्री केल्विन की बात हो रही है ऑब्वियसली। ठीक है, ये कंडक्टर नहीं करंट डेंसिटी है, जे इक्वल टू आई बाई ए, तो ये करंट बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेरिवेटिव कंडक्टिविटी का डेरिवेशन कैसे निकालते हैं। इसके अंदर मान लीजिए एक वेलोसिटी लगाए, वोल्टेज लगाए दोनों तरफ से, वोल्टेज लगाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन सारे वो इस तरफ अट्रैक्ट हुए पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ अट्रैक्ट हुए तो करंट इस तरफ होगा, और एल जो इसके बीच में डिस्टेंस है वो ये है। तो देखिए आई मतलब एन इक्वल टू नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम लोग एज्यूम किए कि हर एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो नंबर ऑफ एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गया। तो आई कितना फ्लो होगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन है, एन इंटू क्यू, क्यू इसमें चार्ज है, डिवाइड बाई टी। तो
ये हो गया। हालांकि इसमें माइनस डालना चाहिए था, माइनस NQ/T, तो ठीक है नहीं डाले कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में इसका फ्लो होता है करंट का, मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, करंट इस तरफ फ्लो होगा। ठीक है, ये हो गया। तो टाइम T टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द लेंथ L, टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द लेंथ L, ये जो L देख रहे हैं, ये लेंथ को क्रॉस करने के लिए, ये लेंथ को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे लेंथ L, इसी को T = L/BD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो L/BD मतलब ऐसा होता है कि टाइम = डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड = डिस्टेंस बाय टाइम लिखते हैं, उसी फॉर्मूले से आया है। तो देखिए आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वाला जो आई है NQ, T जो था इसके जगह पे अब लिखेंगे L डिवाइड बाय VD ऊपर चला गया, तो NQ/VD/L, NQ/VD/L। अब देखिए J जो लिखते हैं करंट डेंसिटी, J = करंट डेंसिटी, तो ये हो जाता है I/A। अब अगर I लिखना है आपको, तो I का A जो है इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे में, तो I यहाँ पे था, डिवाइड बाय A कीजिए, तो L × A हो गया, अब देखिए L × A जो है वॉल्यूम बनाता है, वॉल्यूम, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो ये ओवरऑल मिल गया कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो ये बन गया N, स्मॉल n, जो कि कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन NQ/VD, J = NQ/VD, इसका फार्मूला बन गया। तो म्यू क्या बनेगा, देखिए VD का J = क्या बोला, NQ/VD, तो म्यू क्या था, VD/E, VD = म्यू ई। अब देखिए J क्या है, J है आपका NQ/VD, यहाँ से देखिए J = NQ/VD, और हम लोग दूसरा लिख रहे हैं यहाँ पे VD = म्यू ई, तो VD के जगह हम लोग म्यू ई लिख सकते हैं, तो यानी कि हो गया NQ/म्यू ई। ठीक है, J = NQ/म्यू ई, क्योंकि J का वैल्यू NQ/VD था और VD का वैल्यू म्यू ई है, तो VD में म्यू ई रख दिए सीधा NQ/म्यू ई हो गया। अब J = NQ/म्यू ई। अब देखिए ओम्स लॉ कहता है J इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो J = सिग्मा ई, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो सिग्मा और इसको कंपेयर कीजिए, J और इसको, इस दोनों इक्वेशन का कंपेरिजन कीजिए, तो यहाँ पे आपको ई मिल गया, तो सिग्मा का वैल्यू क्या हो गया, NQE, तो यही है सिग्मा, कंडक्टिविटी = NQ/म्यू, तो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन NQ/म्यू। या फिर ओम्स लॉ से, ये वाला ओम्स लॉ जो कि फील्ड थ्योरी से है, इसको भी ले सकते हैं, या फिर जो सर्किट थ्योरी से है वो वाला भी ले सकते हैं, V = IR, आई R के बदले ρL/A लिख सकते हैं, और V डिवाइड बाय L, ये जो L है इसको यहाँ कीजिएगा, V/L इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, = I/A जो कि J होता है, J, और जो रो होता है, रो को नीचे लाइएगा तो सिग्मा हो जाता है, सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी हो जाता है, तो J बाय कंडक्टिविटी, तो E × J = J, देखिए J = सिग्मा E, J = ये वाला चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, तो J = सिग्मा E, तो यानी कि ये कंडक्टिविटी का फार्मूला यहाँ से भी आता है, जो कि यहाँ से मिलता है, और इसका वैल्यू यहाँ पे NQ/μN हो जाता है, NQ/μN J का वैल्यू होता है। ठीक है, ये जो J है इसकी वैल्यू NQ/μN होता है, और E कॉमन है यहाँ पे, और ये E आपको यहाँ भी मिल गया, ये वाला ये जो है। ठीक है, तो सिग्मा कंडक्टिविटी = NQ/μN यहाँ भी मिल गया आपको, तो टोटल कितना हो गया, NQ/μN प्लस PQ/μP ड्यू टू होल। अब होल के वैसे भी सिमिलरली वैसा ही प्रोड्यूस होता है। तो न्यूट्रलिटी ऑफ सेमीकंडक्टर की बात करें तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर N = P = Ni होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, P = पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूट्रल होता है ओवरऑल। एट 0 डिग्री केल्विन कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं होता है, तो उसके वजह से N = P = Ni स्टोर होता है, और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एट 300 डिग्री केल्विन क्या होता है कि यहाँ पे एक होल क्रिएट होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है, तो फिर भी क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होल में थे पूरे एटम में थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही है, और नंबर ऑफ होल जो है या पॉजिटिव चार्ज उतने ही है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल पे जनरेट हुआ है, तो जितने इलेक्ट्रॉन पैदा हुए उतने ही होल पैदा हुए, तो जितना पॉजिटिव एनर्जी पैदा हुआ उतना ही नेगेटिव चार्ज भी पैदा हो गया, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इक्वल हुआ, तो उसकी वजह से ओवरऑल एटम जो है न्यूट्रल रह गया, तो इसी को बोलते हैं न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो इक्वेशन ऑफ न्यूट्रलिटी क्या कहता है, ये कहता है ND डोनर एटम प्लस P, ND जो है, ND जब उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ND पॉजिटिवली चार्ज प्लस होल्स = Na मतलब होता है एक्सेप्टर एनर्जी एटम, जब एक्सेप्टर एटम होता है जो कि उसमें एटम आता है तो वो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये नेगेटिवली चार्ज है, और प्लस N, तो ये हो गया बेसिकली, तो इसका साइन पॉजिटिव, इसका साइन पॉजिटिव, इसका साइन नेगेटिव, इसका साइन नेगेटिव, तो ऐसा है इक्वेशन ऑफ न्यूट्रलिटी।
एन डी प्लस पी इजकल टू एन ए प्लस एन, ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ऐसा चीज़। इंट्रिंसिक के वैल्यू पे क्या हो जाता है, एट 300 डिग्री केल्विन इंट्रिंसिक है चूँकि, तो ना एन डी है ना एन ए है, तो जीरो हो गया दोनों। एन इजकल टू पी हो गया, यानी कि नंबर ऑफ जितना इलेक्ट्रॉन पैदा होगा उतना ही होल पैदा होगा, तो इससे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर न्यूट्रल है, इसका पता चला। पी टाइप में क्या होता है, एक न्यूट्रल आइटम हम लोग ऐड किया जो कि सिलिकन में, सिलिकन खुद में पहले से न्यूट्रल था, ठीक है, कोई भी आइटम न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल में न्यूट्रल जब ऐड किया तो ओवरऑल न्यूट्रल लग गया। अदरवाइज़ यहाँ से देखिए एन डी हम लोग नहीं डाले हैं, हम लोग डाले हैं एन ए पी टाइप में, तो पी टाइप जो है तो एन ए हो गया पी माइनस एन, ठीक है, पी माइनस एन, एन ए इक्वल टू पी माइनस एन, ये वाला इक्वेशन हो गया। और देखिए होल्स और इलेक्ट्रॉन खुद कैंसिल होकर के एन ए जो है नेगेटिवली चार्ज जितना है, एन ए जो है एन ए जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो वो जो है नेगेटिव चार्ज हो जाता है, तो होल्स जितना पैदा हुआ है और उसमें इलेक्ट्रॉन जितना पैदा हुआ है, तो दोनों जब माइनस करेंगे तो इक्वल हो जाता है, मतलब इसका चार्ज जो है पॉजिटिव में उतना ही रहेगा जितना नेगेटिव चार्ज होगा, समझ रहे हैं, मतलब जितना ये पॉजिटिव है, जितना ये एन पॉजिटिव है, एन ए पॉजिटिव है, उतना ही होल और इलेक्ट्रॉन आपस में रिकम्बाइन होकर के जो बचेगा वो पॉजिटिव में उतना ही वैल्यू रहेगा, क्योंकि देखिए एन ए में होल ज़्यादा पैदा होता है ना, एन तो कम पैदा होता है, तो सारा जो है रिकॉम्बिनेशन होकर ख़त्म हो जाएगा, ओवरऑल जो होल बचेगा तो वो होल पॉजिटिव में उतना ही चार्ज देगा जितना कि एन ए का चार्ज है। फॉर पी टाइप वी डोप एन ए आइटम विच इज ऑलरेडी अ न्यूट्रल आइटम इनटू अ सेमीकंडक्टर, ऐसा ही सेमीकंडक्टर विच इज ऑल्सो अ न्यूट्रल आइटम, सो व्हेन इलेक्ट्रॉन सो these overall this structure is मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ऐसा हम कहना चाह रहे हैं। अब वर्क फंक्शन क्या होता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सॉलिड स्ट्रक्चर, किसी भी सॉलिड स्ट्रक्चर, अभी तक हम लोग इलेक्ट्रॉन इससे निकाल नहीं पाए थे इस स्ट्रक्चर से, इसके अंदर ओवरऑल न्यूट्रल था, लेकिन अगर इसके अंदर इतनी एनर्जी पैदा कर दें, इतनी एनर्जी डाल दें जिसको कि वर्क फंक्शन के बराबर होना चाहिए जो, तो इससे इस सॉलिड बॉडी से स्ट्रक्चर से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, तब ये इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव हो जाएगा, या फिर अगर होल इससे बाहर कर लिए तो ये जो इलेक्ट्रिकली नेगेटिव हो जाएगा, मतलब न्यूट्रल नेगेटिव माइनस हो जाएगा इलेक्ट्रिकली, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से बाहर है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर के, पहला ही किया। अब देखिए दूसरा क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव आयन बन गया तुरंत, तो ये दो चीज़ हुआ। और इस केस में क्या हो जाएगा, इसमें जो नेगेटिव आयन कैसे क्रिएट होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जैसे ही एनर्जी इसमें दी है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ चला गया और ये नेगेटिव आयन बन गया, और ये जस्ट इलेक्ट्रॉन 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एनर्जी पे हो जाता है दोनों काम। और ये सेमीकंडक्टर दो तरह का, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जो है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, हम लोग देख चुके थे, और एक्सट्रिंसिक जो है ये एन टाइप हो या पी टाइप हो, दोनों चूँकि एटम ही डोप जो करते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो ओवरऑल एन टाइप भी न्यूट्रल है, पी टाइप भी न्यूट्रल है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है दोनों। एन डी एटम डालें जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ओवरऑल एटम या सॉलिड स्टिल न्यूट्रल। अब अगर एन टाइप डालते हैं एटम तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है एन ए होता है, एन इन एन टाइप, सॉरी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन, तो वो हो जाता है एन इन एन टाइप जो कि एन डी के बराबर होता है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन जो है पी एन, उसका वैल्यू एन आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन डी, ये फार्मूला भी लिख लेते हैं बाद में प्रूव कर लेंगे। पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पी टू द पावर पी इन पी होता है, मतलब होल के अंदर पॉजिटिव, पी टाइप के अंदर में होल का संख्या जो है एन ए के बराबर हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा हम लोग डोपिंग करते हैं, तो डोपिंग में जितना एटम डालते हैं सब आयोनाइज हो जाता है, उसकी वजह से होल मिलता है हमको, उतना ही नंबर का होल मिलता है जो कि इक्वल हो जाता है पी इन पी टाइप के। माइनॉरिटी क्या हो जाएगा, तो एन इन पी टाइप, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी टाइप, ये हो जाएगा बैंड टू बैंड ट्रांसमिशन की वजह से मिलेगा, और ये वाला इम्प्योरिटी आयनाइजेशन की वजह से मेनली मिलता है, तो एन आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन ए इसका वैल्यू होता है। अब प्रूफ देख लेते हैं। एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन जो है वो हो जाएगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी कॉन्सेप्ट के कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको निकालेंगे, तो एन डी प्लस पी इक्वल टू एन ए प्लस एन, तो एन डी का वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाता है, सॉरी एन ए का वैल्यू जीरो हो जाता है, न्यूट्रल एन टाइप है ना, तो एन डी का वैल्यू कुछ रखेगा, एन का वैल्यू जीरो हो गया, तो क्या हो गया एन डी इज इक्वल टू एन माइनस पी, और पी का नंबर बहुत कम होता है नेगेटिव में, मतलब एन टाइप में, तो एन का नंबर बहुत कम है, नहीं पी का नंबर बहुत कम है, एन का नंबर बहुत ज़्यादा है, तो ये बेसिकली एन के बराबर हो गया, तो एन डी प्लस पी इक्वल टू एन डी इज इक्वल टू एन माइनस पी, और पी का नंबर चूँकि बहुत कम है तो इसलिए एन डी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट टू एन पी हो गया, एन इन एन टाइप हो गया, तो ये इससे हो गया। एन डी मान लीजिए 10 to the power 15 आइटम ऐड किया, तो एन इन एन टाइप 10 to the power 15 इलेक्ट्रॉन के बराबर ही हो जाएगा रिकॉम्बिनेशन के बाद। तो इलेक्ट्रॉन आफ्टर कंप्लीट आयोनाइजेशन
10⁻15 के आसपास ही आ जाता है, इसलिए हम लोग Nd जितना डाले उतना ही इलेक्ट्रॉन हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके अंदर है। अब एक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन है जो कि P/N है, N टाइप है। तो ये यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन N डॉट P N इंटू P इज इक्वल टू Ni, ये मास लॉ एक्शन का कॉन्सेप्ट है। N इन N डॉट P इन N इज इक्वल टू Ni स्क्वायर, तो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन के बराबर होगा। इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन जो उसके अंदर जबकि वो प्योर सिलिकॉन था तब उस समय का ये Ni है इसकी वैल्यू। तो P इन N इक्वल टू Ni स्क्वायर डिवाइड बाई N इन N टाइप। N इन N टाइप Nd के बराबर होता है, इसलिए P इन N इक्वल टू Ni स्क्वायर डिवाइड बाई Nd सीधा हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए P टाइप जो है इसमें क्या हो जाता है, जस्ट इसके अपोजिट होता है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन P इन P टाइप है। यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी Nd प्लस P इज इक्वल टू Na प्लस N। ठीक है, तो यहाँ पे Nd तो नहीं डालेंगे, Nd का वैल्यू 0 है। Na डालेंगे तो Na इज इक्वल टू हो जाएगा N को इधर ले आएंगे, P माइनस N हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए चूँकि P इन P बहुत ज़्यादा NP से, तो इसलिए P इन P इज इक्वल टू Na प्लस NP, P इज इक्वल टू Na प्लस N। चूँकि N बहुत कम है तो इसमें ऐड करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, P इज इक्वल टू Na हो जाता है, P इज इक्वल टू Na। तो NP चूँकि बहुत लेस है तो Na इसमें डाले 10⁻15, तो P इन P भी 10⁻15 ही हो जाएगा वन कंप्लीट आयोनाइजेशन हो जाएगा। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन मास एक्शन लॉ की वजह से N डॉट P इज इक्वल टू Ni होता है। तो P इन P इंटू N इन P इज इक्वल टू Ni स्क्वायर है। तो N इन P जो है मतलब इलेक्ट्रॉन इन होल P टाइप जो है, इलेक्ट्रॉन इन P टाइप जो है उसकी वैल्यू Ni स्क्वायर डिवाइड बाई P इन P। और P इन P Na के बराबर होती है, इससे Ni स्क्वायर डिवाइड बाई Na, तो P इन P इज इक्वल टू Na के बराबर हो जाएगा। और ये Np का वैल्यू ये इतना आ गया। तो ये